हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। दिस इज सी रोहित जैन फ्रॉम आरजे विजन क्लासेस। सर, हम शुरू करने वाले हैं आज जीएसटी का फास्ट ट्रैक बैच फॉर सीए इंटर कमिंग फॉर मे 26 अटेम्प्ट। तो सर, हम लेट नहीं करते, हम ज़्यादा इधर उधर से बात नहीं करेंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे सर अपने बैच से। तो आज का सर लेक्चर फ्री है, आने वाले कुछ लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब में, तो जिसी को भी देखना है सर वो डेमो के लिए देख सकता है। उसके बाद तुम चाहो तो एनरोल कर सकते हैं सर। लाइव बैच चलेगा, टाइमिंग तुम्हें पता ही है 11 to 1। आज थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। तो सर शुरू करते हैं अपना। आज का सर पहला क्लास है। सर ये नोट्स हमें मिल जाएंगे क्या? तो नोट्स तुम लोग को बेसिकली सर बुक है, तो पूरा का पूरा बुक तुमको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अभी के लिए थोड़ा बहुत अपडेट बाकी है बुक में, तो इसीलिए मैंने अभी तक बुक जो है सर वो एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं करवाया। तो अभी के लिए मैं नोट्स टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा सर, वो नोट्स तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, समझ गए। तो सर शुरू करते हैं हम आज अपना पहला लेक्चर। सर आज आप क्या कराने वाले हो? तो आज सर हम ये समझेंगे कि सर इंडिया में जीएसटी आने का रीजन क्या था। क्लियर? सर इंडिया में जीएसटी आने का रीजन क्या था? हाँ सर, एक बार से सर चेक कर लेते सब कुछ ठीक है ना। हाँ चलो। तो सर इंडिया में जीएसटी आने का रीजन क्या था, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा सर, पहले तो ये बताओ, जीएसटी आने के पहले बच्चों, जीएसटी आने के पहले बच्चों सर क्या क्या टैक्सेस था? क्या क्या टैक्सेस था सर? तो सबसे पहले तो सर वैट था। सर वैट क्या था? सर वैट था वैल्यू एडेड टैक्स, वो तो मुझे ही पता है, लेकिन सर वैट था क्या? तो वैट क्या था सर? इट वाज अ टैक्स विच वाज लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। सर मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग सा थोड़ा सा खराब है, तो मैनेज करना, ठीक है। वैट इज द टैक्स विच इज लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद क्या था सर? सर्विस टैक्स, ठीक है। सर अगेन अब सर सर्विस टैक्स क्या है सर? टैक्स विच इज लेविड ऑन सर्विसेज, ठीक है सर। सर वैट है टैक्स लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स, सर्विस टैक्स क्या है? टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज। उसके बाद सर एक्साइज ड्यूटी। सर एक्साइज ड्यूटी क्या था? अगेन टैक्स विच इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये टैक्स लेवी होता है। अब सर इसमें एक दो चीज क्लैरिफाई करना बच्चों। क्या क्लैरिफाई करना है सर? सर वैट जो है इट इज अ टैक्स लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है सर। लेकिन कौन लेवी करता है? ये टैक्स लेवी करने का अथॉरिटी किसके पास था सर? किसके पास था? तो सर ये था स्टेट गवर्नमेंट। सर सर्विस टैक्स लेवी करने का अथॉरिटी किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर एक्साइज ड्यूटी लेवी करने का अथॉरिटी किसके पास था? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। सर वैट कब लेवी होता था? वैट लेवी होता था ऑन इंट्रा स्टेट, ऑन इंट्रा स्टेट, ठीक है। और सर्विस टैक्स तो सर ऐसा कुछ नहीं है, इंट्रा हो या इंटर हो फर्क नहीं पड़ता। सेम फॉर एक्साइज ड्यूटी, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी दोनों का दोनों कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंट्रा या इंटर डजंट मेक डिफरेंस। तो सर वैट वैट वाज अ टैक्स लेविड ऑन इंट्रा स्टेट। किसमें सर? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। और कौन लेवी करता था? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा सर, अगर हमने इंटर स्टेट सेल किया है, इंटर स्टेट, अगर हमने इंटर स्टेट सेल किया सर, इंटर स्टेट, तो उस केस में सर वैट तो लेवी नहीं होगा। तो सर क्या लेवी होगा? उस केस में लेवी होता था सीएसटी। क्या लेवी होता था बच्चों? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। तो सर ये सीएसटी सर, अब देखो ये जो सीएसटी है सर, सर सीएसटी किस पे लेवी होता था? इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। सर कौन लेवी करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सर इस टैक्स को कलेक्ट कौन करता था? इसको कलेक्ट करता था सर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेवी करता था सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कलेक्ट किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट। ये होता था सर कब? ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स, ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। तो सर ये सब टैक्सेस थे, मतलब बेसिकली ये तीन ही थे सर। सीएसटी तो चलो ठीक है, मतलब जैसे वैट है ना सर, वैसे सीएसटी है, बस फर्क क्या है? वैट है इंट्रा, सीएसटी है इंटर, दैट्स इट, ठीक है। बट अभी के लिए सर हमें तीन समझना है, वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज। वैट है सर टैक्स लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, सर्विस टैक्स है सर लेविड ऑन प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, एक्साइज ड्यूटी है तुम्हारा लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। अब सर हम एग्जांपल, इतना तो सर बेसिक था, ये बेसिक मुझे बताना था। अब हम सर शुरू करेंगे अपने एक एग्जांपल से कि पहले सर बिफोर जीएसटी पहले क्या होता था, ठीक है। जैसे मान लो सर ये है मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर है सर, मान लो मिस्टर ए, ठीक है। सर मिस्टर ए क्या करता है? रॉ मटेरियल परचेस करता है, और उस रॉ मटेरियल को फिर वो क्या करता है सर? प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है, और
उसको बनाता है फिनिश गुड्स, और इसी फिनिश गुड्स को वो क्या करता है सर, फर्दर बेचता है। ठीक है, ओके सर। सर एग्जाम्पल के लिए क्या ले सर, जैसे मान लो इसने इसका रॉ मटेरियल मान लो क्या है सर, प्लास्टिक। क्या है सर, प्लास्टिक। और फिनिश्ड गुड्स मान लो सर ये बनाता है लेट से वाटर बॉटल्स। ठीक है सर, वाटर बॉटल बनाता है और उसके लिए उसे क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। ठीक है, गॉट इट सर। ठीक है, तो सर मैन्युफैक्चरर क्या करता होगा, पहले तो रॉ मटेरियल परचेज करता होगा सर, है ना, रॉ मटेरियल परचेज करता होगा, और फिर ये जो वाटर बॉटल बना के क्या करता होगा सर, बेचता होगा। ठीक है, अब सर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सर इसने रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है सर, रॉ मटेरियल परचेज किया, तो यहाँ पर हम लेंगे सर लेट से 100 रुपये का। ठीक है सर, रॉ मटेरियल कितने का परचेज किया, 100 रुपये का। अब सर जब उसने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है सर, जब उसने प्लास्टिक परचेज किया होगा सर, तो जो सर क्या बोलते हैं, इसने प्लास्टिक किससे परचेज किया होगा सर, प्लास्टिक किससे परचेज किया होगा, कोई दूसरे मैन्युफैक्चरर से, है ना, कोई और एक मैन्युफैक्चरर से, अज्यूमिंग सर कोई और एक मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, मतलब जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करता था उससे। तो सर जो वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या चार्ज किया होगा, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, मान लो सर एक्साइज ड्यूटी है 10 रुपए, तो कितना हुआ सर, 110। ठीक है, अब क्या है सर, इसी रॉ मटेरियल को जो तुमने ये तो हो गया तुम्हारा टोटल परचेज वैल्यू। ठीक है, अब इसी को सर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपना मार्जिन ऐड करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल सर 40 रुपीज, तो कितना हुआ 150। अब क्या हो गया सर, हमारा प्रॉफिट हमने ऐड किया, हमारा अब ये जो हमारा वाटर बॉटल का प्राइस है वो कितना है सर, 150। अब जब अब ये कौन है सर, ये कौन है, मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या कर रहा है सर, मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, तो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो क्या चार्ज करेगा सर, एक्साइज ड्यूटी। सर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा, ठीक है, 150 के ऊपर अगेन 15 रुपी, तो कितना हुआ सर, 165। 165 क्या है सर, हमारा प्राइस जो हम कस्टमर से सर रिकवर करेंगे। क्लियर है, हाँ अच्छा ओके सर। सर ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ गया सर अभी कि, लेकिन सर आप हमें एक बात बताइए सर, आपने ये बोला कि हम रॉ मटेरियल परचेज किए, तो एक्साइज ड्यूटी मतलब जो मैन्युफैक्चरर है जिससे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, उसको हमने एक्साइज ड्यूटी पे किया था 10 रुपीज। ठीक है सर, उसके बाद सर मिस्टर ए खुद एक मैन्युफैक्चरर है, तो जब वो बेचेगा सर तो अगेन वो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा। लेकिन सर आपने ये भी तो बोला था ना सर कि एक्साइज ड्यूटी तो लगता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, लेकिन सर वैट भी तो लगता है ना ऑन सेल। तो सर यहाँ पर वो सामान बेच रहा है, तो सर आपने वैट क्यों नहीं लिया एग्जाम्पल में। हाँ तो अभी देखो, अभी हम एग्जाम्पल में सर वैट नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम वैट को भी ऐड करेंगे, बट अभी के लिए सर समझने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं, ओनली एक्साइज ड्यूटी। हमने वैट अभी तक कंसिडर नहीं किया, लेकिन सर यहाँ पर वैट भी आएगा, बट अभी के लिए हम वैट कंसिडर नहीं कर रहे। क्लियर, वैट आएगा सर, लेकिन अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। अब सर ये एग्जांपल देखने के बाद तुम्हारे मन में सर बहुत सारा क्वेरीज आना चाहिए। ठीक है सर, सबसे पहला क्वेरी आना चाहिए कि सर यहाँ पर टोटल एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरर पे करेगा सर, किसको, गवर्नमेंट को, 10 रुपीज तो उसने पे किया होगा जिससे प्लास्टिक खरीदा, और 15 रुपीज कलेक्ट किया है फ्रॉम कस्टमर, तो इसका मतलब सर 10 रुपीज भी पे किया जाएगा प्लस 15 रुपीज भी पे किया जाएगा, तो कितना पे किया जाएगा, 25 रुपीज। ठीक है, अब सर अगर मैं, अब इसमें सर प्रॉब्लम बताओ क्या है सर, अभी मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ इसमें गलत क्या हो रहा है। इस 25 रुपीज में सर क्या गलत हो रहा है, देखो इस 25 में सर दो बार टैक्स है, कितना, एक 10 रुपए का और एक 15 रुपए का। ठीक है सर, 10 रुपए का भी एक है और 15 रुपए का भी है। सर ये 10 रुपए कैसे निकला था, तो सर ये तो हमने निकाला था 100 के ऊपर जो 10% है वो हमने किया, तो हमारा निकला 10 रुपए। ठीक है, ये हमारा और 100 रुपीज क्या था सर, हमारा परचेज का जो प्राइस है। ठीक है, अब सर ये 15 रुपीज कैसे आया, तो 15 रुपीज देखो कैसे आया सर, ये 15 रुपीज किसके ऊपर आया सर, 150 के ऊपर, किसके ऊपर आया सर, 150 के ऊपर ना। अब 150 का सर कितना पार्ट्स है, 150 का अगर तुम देखोगे तो 3 पार्ट्स है सर, 150 का 3 पार्ट्स है।
150 का 3 पार्ट है सर, एक तो 100, एक है सर 10 रुपी और एक है 40 रुपी। 100, 10 और 40, मतलब सर 100 रुपी, 10 रुपी और 40 रुपी। सर 100 के ऊपर 10%, 10 रुपी के ऊपर 10% और 40 के ऊपर अगेन 10%। ठीक है, तो हो गया ना सर, ये 10 रुपए, ये 1 रुपए और सर ये हमारा 4 रुपए। ठीक है सर, 100 रुपी अगेन क्या था, बेस वैल्यू, ये 10 रुपी था सर एक्साइज ड्यूटी और ये 40 रुपए क्या था सर, मार्जिन, ये था मार्जिन। अब सर यहाँ पर हमारे मन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले सर क्वेश्चन आएगा, हमने जो परचेस किया था सर 100 रुपए का सामान, जो हमने 100 रुपए का सामान परचेस किया है उस पे हमने सर 10% का टैक्स दिया है, 10% का एक्साइज ड्यूटी दिया है, विच इज ओके, विच इज ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर जब हम ये सामान बेचने जा रहे हैं, तो जब हम सामान बेचने जा रहे हैं सर, तो हमने क्या किया, 15 रुपए कलेक्ट किया कस्टमर से, और उस 15 रुपए में सर 10 रुपए क्या है सर, 10 रुपए अगेन क्या है, वही 100 रुपए सर, वही 100 रुपए जिसपे मैंने टैक्स दे दिया है, और वही 100 रुपए के ऊपर मैं फिर से टैक्स दे रहा हूँ। सर वो जो 100 रुपए ना, उस पर मैंने टैक्स दे दिया था, लेकिन अब जब मैं बेच रहा हूँ सर, उसी 100 रुपए के ऊपर फिर से अलग से, मतलब फिर से दोबारा सर, फिर से दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, उसी 100 रुपए के ऊपर टैक्स ले रहा हूँ, 10 मतलब 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी ले रहा हूँ। तो 100 रुपए के ऊपर मैंने ऑलरेडी 10 रुपए दे दिया, लेकिन फिर से 100 रुपए के ऊपर एडिशनली 10 रुपए ले रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसी 100 रुपए के वैल्यू के ऊपर, इस 100 रुपए का जो वैल्यू है ना सर, इसके ऊपर मैं दो बार टैक्स पे कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं सर डबल टैक्सेशन। मतलब सर एक ही वैल्यू के ऊपर दो बार टैक्स पे कर रहा हूँ, एक बार परचेस के वक्त, एक बार सेल करते वक्त, तो इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। सर सेकंड, ये 10 रुपए का सर मैंने एक्साइज ड्यूटी पे किया, और इसी 10 रुपए के ऊपर क्या हो रहा है सर, इसी 10 रुपए के ऊपर फिर से मैं एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब सर मैंने जो 10 रुपए का एक्साइज ड्यूटी पे किया है, ये 10 रुपए इस 150 के अंदर इंक्लूडेड है, और इसी 150 के ऊपर 10% चार्ज हो रहा है। इसका मतलब सर एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रहा है सर, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रहा है। जो एक्साइज ड्यूटी मैंने पे किया था, उसी एक्साइज ड्यूटी वो वैल्यू में इंक्लूडेड है, और मैं फिर से उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर रहा हूँ। मतलब 10 रुपए का जो ड्यूटी है, उसके ऊपर फिर से एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रहा है सर। तो क्या हो गया सर, यहाँ पर सर ये जो 10 रुपए है, इसके ऊपर ये एक्साइज ड्यूटी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रहा है सर, एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्साइज ड्यूटी। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट। ओहो अच्छा सर, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ सर याद तो आया हमें कुछ कुछ। तो सर एक ही वैल्यू के ऊपर दो बार टैक्स होता है तो डबल टैक्सेशन, और टैक्स के ऊपर जब टैक्स होता है सर, टैक्स के ऊपर टैक्स, तो उसे कहते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, और सर मार्जिन के ऊपर तो टैक्स देना बनता ही है सर, उसमें तो कुछ गलत नहीं है, तो सर ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 रुपए सर गलत हो रहा है, ये 10 रुपए भी गलत हो रहा है ना। तो सर अब इस डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट तो हो रहा है, समझ में आ गया, लेकिन सर अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आप हमें सर ये बताइए, इस प्रॉब्लम को सर हम कैसे रिजॉल्व कर दे कि सर ये डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाए। तो खत्म कैसे करना है सर, खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे सर, उसी एग्जाम्पल को फिर से लेंगे और अब डिस्कस करेंगे सर कैसे इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो सर सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कितना था सर, 100 रुपए। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्या पे किया था बच्चों, एक्साइज ड्यूटी, कितना पे किया था सर, 10 रुपए। तो मैंने क्या बोला था, प्राइस टोटल 110 हुआ। ठीक है, लेकिन सर अब देखो, अब अगर सर हमें कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट करना है, ये मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब इस 10 रुपए के ऊपर फिर से हम ड्यूटी कलेक्ट नहीं करेंगे, फिर से ड्यूटी कलेक्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए सर हमें अपना परचेस प्राइस कितना लेना पड़ेगा, सर हमें अपना परचेस प्राइस कितना लेना पड़ेगा, 100 रुपी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 रुपए के ऊपर फिर से ड्यूटी नहीं कलेक्ट करना ना। तो परचेस प्राइस 100 प्लस प्लस मार्जिन, सर मार्जिन अगेन मान लो 40 रुपीज, तो कितना हुआ सर, 140। अब सर क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा कस्टमर से, 10 रुपए, तो कितना हुआ सर, 14, तो कितना बना सर, 154। तो सर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट कर दिया। पहले एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए चार्ज कर रहे थे कस्टमर से, और अभी 14 रुपीज चार्ज हो रहा है। इसका मतलब हो गया सर 154। तो सर देखा जाए तो हमारा सेलिंग प्राइस भी क्या रिड्यूस हो गया ना सर, पहले 165 था, पहले कितना था सर, 165, अब कितना है, 154। तो सर हमने क्या किया यहाँ पर, कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या कर दिया सर, एलिमिनेट।
एलिमिनेट। लेकिन सर अभी एक चीज और बचा है सर, डबल टैक्सेशन, क्योंकि सर 10 रुपए ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं और फिर से 14 रुपीज थोड़ी ना देंगे सर, क्योंकि 100 रुपए के ऊपर तो ऑलरेडी हमने 10 रुपए दे दिया सर, 100 रुपए के ऊपर तो ऑलरेडी हमने 10 रुपए दे दिया। तो डबल टैक्सेशन को अगर रिमूव करना है तो अब हम क्या करेंगे सर, देखो अब हम क्या करेंगे सर, सिंपल है, 14 रुपीज हमने कलेक्ट किया कस्टमर से और 10 रुपीज हमने पे किया था प्लास्टिक वाले को, प्लास्टिक जिसे खरीदा था। तो सर हम गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, 14 प्लस 10 नहीं, 14 प्लस 10 नहीं सर, 14 माइनस 10, मतलब गवर्नमेंट को हम सिर्फ 4 रुपए ही देंगे। तो 10 रुपीज पे किया था, मतलब अपने जेब से मैंने 10 रुपए पे किया टू द मैन्युफैक्चरर और 14 रुपीज मैंने कलेक्ट किया कस्टमर से। तो कस्टमर से मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया, 4 रुपीज। अभी जो 4 रुपीज एक्स्ट्रा लिया वो हम क्या करेंगे सर, गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये 4 रुपीज हमारा क्या बन जाएगा सर, लाइबिलिटी टू पे टू गवर्नमेंट। ठीक है, किसको दिया जाएगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी है। तो सर ये जो 14 माइनस 10 है, इससे हमने क्या कर दिया, डबल टैक्सेशन एलिमिनेट कर दिया। सर ये 14 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या है सर, तो फॉर्मूला क्या है सर, जो तुमने एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट किया, मतलब एक्साइज ड्यूटी कलेक्टेड माइनस एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज, ठीक है। और सर इसी से हमारा, देखो सर फॉर्मूला तो यही है, बस इसी से सर मतलब हम क्या करेंगे, हम नाम चेंज कर देंगे। फॉर्मूला तो यही है सर, खाली नाम चेंज होगा। नाम क्या होगा सर, पहले देखो अब तो जीएसटी आ गया सर, अब इस फॉर्मूला को हमने क्या कर दिया सर, हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे फिर से, लेकिन ये जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्टेड है, इसको सर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है वो हमारा लाइबिलिटी है टू पे टू द गवर्नमेंट 14 रुपीज। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस करेंगे एक चीज, जो हमने 10 रुपए जो सॉरी जो 100 रुपए परचेज किया उसके ऊपर 10 रुपए पे किया था, तो माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा है सर, आउटपुट मतलब क्या है सर, आउटपुट मतलब आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट मतलब इनवर्ड सप्लाई। तो आउटपुट के ऊपर कितना कलेक्ट किया वो मेरा लाइबिलिटी है, और इनपुट के ऊपर मैंने कितना पे कर दिया था वो मेरा क्या है, क्रेडिट। तो मैं पे कितना करूंगा सर, जितना मैंने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया। तो ये जो मेरा डिफरेंस है ये आ जाएगा सर हमारा क्या, नेट लाइबिलिटी। समझ में आया सर, तो हम इतना पे करेंगे, मतलब 14 रुपीज हमारा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे सर, क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब है बेनिफिट। हमने जो टैक्स पे किया इनवर्ड सप्लाई के ऊपर, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट। तो 14 रुपीज माइनस 10 रुपीज, तो हमारा नेट लाइबिलिटी है सर 4 रुपीज। समझ में आया सर, ये फॉर्मूला हम जीएसटी में आगे पढ़ेंगे, हालांकि ये फास्ट ट्रैक बैच है तो इसलिए मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो सर डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो गया। सर आपने बोला था आप वैट भी लोगे, तो सर अब हम क्या करते हैं, एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट दोनों ले लेते हैं सर एक बार, है ना। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं सर। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कितना था सर, 100 रुपी। इस पे क्या क्या होगा सर, मैंने सर इस पे वैट भी होगा, प्लस इस पे क्या होगा सर, एक्साइज ड्यूटी भी होगा। ठीक है सर, वैट भी होगा और एक्साइज ड्यूटी भी होगा। सर वैट समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा है उसने बेचा है, तो वो वैट चार्ज करेगा। और एक्साइज ड्यूटी क्यों है सर, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है तो वो एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करेगा। तो सर मान लो, एक बार रुको सर, एक बार एक्साइज ड्यूटी हम नीचे लिखे थे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस रखना पड़ेगा सर, स्पेस। तो वैट मान लो कितना है, 10 रुपए, तो 110। अब सर क्या आ जाएगा, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी अगेन मान लो सर 10% है, ये भी 10%, वैट भी 10% है सर। तो ये कितना हुआ 11, तो कितना बन गया सर 120। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था सर, हम अपना परचेस प्राइस कितना रखेंगे, अगर हमें कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, हम अपना परचेस प्राइस कितना रखेंगे सर, 100 रुपी। ठीक है, परचेस प्राइस कितना रखेंगे सर, 100 रुपी, प्लस इस पर हम क्या ऐड कर देंगे सर, मार्जिन। तो कितना हो जाएगा सर 40, तो कितना हो गया सर 140। अब इस पे हम क्या करेंगे सर, क्योंकि अब हम ये बेच रहे हैं तो सर हम वैट भी चार्ज करेंगे और हम एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करेंगे। ठीक है सर, तो सर वैट कितना चार्ज करेंगे, वैट अगेन कितना चार्ज करेंगे सर, 10 14 विच इज हाउ मच 154, और एक्साइज ड्यूटी अगेन सर 15.4। तो सर कितना हो जाएगा हमारा 151 69.4। ठीक है, तो सर
वैट हमने चार्ज किया 10%, एक्साइज ड्यूटी भी हमने चार्ज किया 10%, ठीक है सर। वैट कौन चार्ज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? ठीक है सर, 169.4 हो गया। अब सर, अब क्या होगा सर? अब हमारा कैलकुलेशन होगा कि हमें वैट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना पे करना है सर? गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? 14 माइनस 10 विच इज हाउ मच? 4 रुपी। और सर एक्साइज ड्यूटी कितना पे करेंगे? एक्साइज ड्यूटी 15.4 सर, 15.4 माइनस माइनस कितना होगा? 11। तो कितना पे करेंगे सर? 4.40। 4.40 तो सर एक्साइज ड्यूटी हमें पे करना है 4.4 और वैट हमें पे करना है 4 रुपी। तो सर हो गया, हमने वैट भी ले लिया, एक्साइज ड्यूटी भी ले लिया। लेकिन सर अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे ना सर, ये तो करेक्ट है सर, ऐसे ही मतलब ये पहले ऐसे ही होता था सर, पहले बिफोर जीएसटी ऐसे ही होता था। लेकिन इसमें क्या है सर, एक प्रॉब्लम, अभी फिर से नया प्रॉब्लम आ गया सर। नया प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये 110 रुपए के ऊपर जो 11 रुपए का टैक्स चार्ज किया, इस 110 रुपए में सर क्या इंक्लूडेड है? 10 रुपीज। और वो क्या है सर? वैट। और इसी 110 रुपए के ऊपर तुमने एक्साइज ड्यूटी भी पे किया। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं तुमने वैट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे किया, वैट के ऊपर। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं अभी भी क्या है? अभी भी सर क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट तो है ना। और सर ये वैट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर वैट स्टेट गवर्नमेंट था, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट था, दोनों अलग अलग गवर्नमेंट चार्ज करते हैं, तो वैट के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक्साइज ड्यूटी लगना है सर। तो इससे क्या है, अभी भी सर कैस्केडिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम है, अभी भी सर कहीं ना कहीं कैस्केडिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है सर? बिकॉज ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, बिकॉज ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, मतलब मल्टीपल मतलब वैट एंड एक्साइज ड्यूटी। तो सर मल्टीपल टैक्सेस के वजह से अभी भी कहीं ना कहीं सर कैस्केडिंग इफेक्ट तो है। ठीक है सर। अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे चलते सर। कैस्केडिंग इफेक्ट है, समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज सर हम और देखते हैं, ये अभी तक तो सर हमने एग्जांपल में क्या लिया? सिर्फ और सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर को लिया। अब हम एग्जांपल में सर और दो लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सर? एक है सर हमारे बिजनेसमैन जो धंधा करते हैं सर, है ना। और सर एक है हमारे सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मान लो सर हमारा सीए फर्म, तो वो क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। तो सर एक है धंधा करने वाला और एक है सीए फर्म। अब ट्रेडर सर, अब मुझे बताओ सर, ट्रेडर सर जब ट्रेडर सामान बेचेगा तो उसने क्या चार्ज किया होगा कस्टमर से? वैट। उसने वैट कलेक्ट किया होगा सर। अच्छा सर, ट्रेडर ने जब वही सामान खरीदा होगा, तो उसने वैट पे किया होगा सर। हाँ। लेकिन सर अगर उसने सामान खरीदा, वैट पे किया होगा, लेकिन सर अगर उसने सामान खरीदा है अगर मैन्युफैक्चरर से, तो उसने एक्साइज ड्यूटी भी पे किया होगा सर। हाँ सर, एक्साइज ड्यूटी भी पे किया होगा सर। वैट जो उसने कलेक्ट किया है, उस वैट में से वैट पेड तो क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैट और वैट है, ना सर, सेम। वैट भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और वैट कलेक्टेड भी स्टेट गवर्नमेंट, वैट पेड भी स्टेट गवर्नमेंट, तो माइनस हो जाए। लेकिन सर एक्साइज ड्यूटी, क्या ये एक्साइज ड्यूटी जो हमने पे किया है, क्या सर ये माइनस होगा क्या फ्रॉम वैट कलेक्टेड? सर वैट कलेक्टेड से एक्साइज ड्यूटी पेड माइनस होगा क्या? आंसर इज ना, ये माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी हम किसको पे करते हैं सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये किसको पे करते हैं? स्टेट। तो ये माइनस नहीं होगा सर, स्टेट से सेंटर माइनस नहीं होगा, सर। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, अभी भी सर ट्रेडर को जो उसने एक्साइज ड्यूटी पे किया है उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा। और अगर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उसने क्या किया होगा सर? इसको अपने कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड किया होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? कॉस्ट ऑफ परचेज में अगर ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है सर कि वही सेम अमाउंट के ऊपर, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी जो तुमने पे किया है, अगर तुम उसे कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड कर दो तो उसके ऊपर तुमने फिर से वैट कलेक्ट किया होगा, मतलब एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है सर? देखो एक्साइज ड्यूटी पेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाला प्रॉब्लम है। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड किया होगा। अगर कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड हुआ है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस में ऐड हुआ है, और उसी सेलिंग प्राइस के ऊपर वैट कलेक्ट हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट आ गया, तो अगेन कैस्केडिंग इफेक्ट। सर सर्विस प्रोवाइडर मान लो सीएफएम, सर सीएफएम अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो वो क्या करेगा सर? सर्विस टैक्स कलेक्ट करेगा। अब सर ये जो सर्विस टैक्स, अब इसने क्या किया होगा सर? इसने भी तो कुछ गुड्स खरीदा होगा ना। मान लो इसने लैपटॉप खरीदा, फर्नीचर खरीदा, है ना, स्टेशनरी खरीदा, गुड्स खरीदा। तो जब गुड्स खरीदा उस पे क्या पे किया होगा सर? वैट।
तो सर सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर सर्विस टैक्स में से क्या हम वैट को माइनस कर पाएंगे? ना सर, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और वैट है स्टेट गवर्नमेंट। तो सर माइनस तो होने से रहा, अगर माइनस नहीं होगा तो इसका मतलब सर जो हमने वैट पे किया उसका अगेन हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस नहीं हो रहा ना सर, बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमें, क्योंकि हमें पता है कि इसका एडजस्टमेंट हो नहीं सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो अगेन सेम सर, अगेन सेम सीन, बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो वैट मैंने पे किया ये भी मेरे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस में भी ऐड हो जाएगा। इसका मतलब फिर से क्या हो रहा है सर, वैट के ऊपर मैं सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब अगेन क्या हो रहा है सर, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, बिकॉज ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, वैट और सर्विस टैक्स मिला के सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी कैस्केडिंग इफेक्ट तो हो रहा है सर। मतलब ट्रेडर को भी कैस्केडिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, मैन्युफैक्चरर को भी कैस्केडिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, सर्विस प्रोवाइडर को भी कैस्केडिंग इफेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल टैक्सेस बीइंग चार्ज्ड बाय मल्टीपल ऑथोरिटीज, मल्टीपल टैक्सेस बीइंग चार्ज्ड बाय मल्टीपल ऑथोरिटीज, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सर इस प्रॉब्लम को हटाने का सोल्यूशन क्या है कि इस मल्टीपल टैक्सेस को हम क्या कर दे सर, रिप्लेस कर दे विद अ सिंगल टैक्स, विद अ सिंगल टैक्स। और इसीलिए सर हम यहाँ पर इसको कहते हैं वन नेशन और वन टैक्स, ठीक है सर। तो सिंगल टैक्स से रिप्लेस, अब सर कैसे रिप्लेस हुआ होगा सर, एग्जांपल थोड़ा बता दीजिए ना सर, कैसे रिप्लेस हुआ होगा। तो सर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। ओके सर, ओके, समझ में आ गया सर। सर मैन्युफैक्चरर अब क्या करेगा, अभी सर जीएसटी, अब वैट, अब तो क्या है सर, सिंगल टैक्स है ना, तो तुमने रिप्लेस कर दिया उसको सिंगल टैक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा होगा सर, जीएसटी कलेक्ट किया होगा ऑन आउटवर्ड सप्लाई, और माइनस क्या किया होगा, जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीएसटी भी गवर्नमेंट चार्ज करता है, जीएसटी भी, मतलब ये भी सर, ये दोनों सिंगल अथॉरिटी चार्ज करेगा। अब ट्रेडर, सर ट्रेडर में भी क्या होगा, सेम, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जो हमने जीएसटी, ट्रेडर ने जीएसटी पे किया होगा ना, ये वाला, ये जो जीएसटी कलेक्टेड है सर, ये वाला जीएसटी पेड है, करेक्ट, ठीक है सर। सेम इसके लिए भी सर वही, ये भी क्या करेगा, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। तो बताओ सर, सिंगल टैक्स है, हर जगह जीएसटी 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 जीएसटी, हर जगह सर सेम सेम है। तो क्या हो रहा है सर, सिंगल टैक्स हो रहा है, और क्या हो रहा है सर, कैस्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो जा रहा है फॉर एवरीबडी, फॉर मैन्युफैक्चरर आल्सो, फॉर ट्रेडर आल्सो, फॉर सर्विस प्रोवाइडर। और फिर नेट क्या होगा सर, नेट जीएसटी लायबिलिटी, इतना हमें गवर्नमेंट को फिर पे करना पड़ेगा। क्लियर है, फॉर ऑल द 3%, फॉर ऑल द 3%। तो सर इससे क्या हुआ, हमने अपना कैस्केडिंग इफेक्ट कर दिया है रिमूव पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन सर अभी भी जीएसटी आने के बाद भी सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, प्रैक्टिक मतलब होता है एक्चुअल में सर। कौन से प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा समझ, मतलब क्या बोलते हैं सर, एग्जाम्पल। और इससे हमने ये समझ लिया सर कि जीएसटी आया क्यों। तो जीएसटी आने का रीजन क्या था सर, कि डबल टैक्सेशन को हम एलिमिनेट करें सबसे पहले तो, सेकंड हम कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करें, ठीक है। थर्ड, जो मल्टीपल टैक्सेस बीइंग चार्ज बाय मल्टीपल ऑथोरिटीज उसको एलिमिनेट करें, है ना, उसको भी एलिमिनेट करें। और थर्ड क्या है सर, हम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम स्मूथली प्रोवाइड करें। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो सर, मैन्युफैक्चरर ने जो जीएसटी कलेक्ट किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिल गया, ट्रेडर को। ट्रेडर ने जो जीएसटी कलेक्ट किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिल गया, सर्विस प्रोवाइडर, है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। तो सर्विस प्रोवाइडर ने जो टैक्स पे किया था इनवर्ड सप्लाई पे, वो क्या हो गया सर, आईटीसी, है ना। और ये आईटीसी है क्या, बेसिकली जो इसने जीएसटी कलेक्ट किया। तो मैं कह सकता हूँ सर, जो हमने ट्रेडर ने जो जीएसटी कलेक्ट किया उसको स्मूथली हमने पास ऑन कर दिया किसको, सर्विस प्रोवाइडर को। वैसे जीएसटी जो कलेक्ट किया मैन्युफैक्चरर ने उसको भी हमने स्मूथली पास ऑन कर दिया टू ट्रेडर। तो यहाँ पर सर आईटीसी का क्या हो रहा है, स्मूथ
फ्लो, जिसको हम कहते हैं सीमलेस मूवमेंट, सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी, है ना। तो सर आईटीसी मूव हो रहा है ना, आराम से मूव हो रहा है सर, क्योंकि जो टैक्स तुम कलेक्ट कर रहे हो सामने वाले के लिए आईटीसी, फिर टैक्स कलेक्ट किया फिर सामने वाले के लिए आईटीसी, तो आईटीसी का क्या हो रहा है सर, स्मूथ फ्लो हो रहा है। एंड अल्टीमेटली सर, अल्टीमेटली इस टैक्स का बर्डन जो है वो किसके ऊपर आएगा, अल्टीमेटली सर वो आने वाला है कंज्यूमर के ऊपर। ऑब्वियसली सर वो तो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जो अल्टीमेटली बर्डन सामने वाले पर्सन के ऊपर डालता है, ना कि तुम्हारे ऊपर, है ना। तो अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ही आने वाला है, अल्टीमेटली वही टैक्स पे करने वाला है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स क्या था सर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या करते हैं सर, हम अपने इनकम से हम टैक्स पे करते हैं, मतलब खुद के कमाई से खुद टैक्स पे करो, इसलिए उसको डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मतलब सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करो और फिर पे करो गवर्नमेंट को, मतलब पूरा का पूरा बर्डन जो है वो तुम कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दोगे, खुद से तुम कुछ नहीं पे कर रहे, तुम अपना पूरा का पूरा बर्डन क्या कर दिया, कंज्यूमर को शिफ्ट कर दिया। क्लियर। तो सर ये हुआ हमारा क्या बोलते हैं, पुराने जो लॉस थे उसमें ये क्या थे सर, डेफिशिएंसीज, और इसी डेफिशिएंसीज को हमने रिमूव कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ टैक्स नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा ओके सर, अब तो समझ में आ गया है हमें कि सर कैसे कैसे जीएसटी आया था, पहले कैसे कैसे क्या होता था। सर कुछ बेसिक सवाल है हमारे, अब सर कुछ बेसिक सवाल है, इतना तो सर आपने समझा दिया, उसके लिए सर कोई दिक्कत नहीं हमें। सर अब हमें ये बता दीजिए सर, जीएसटी आने का रीजन तो सर आपने बता दिया, ये हमें क्लियर है, मतलब जीएसटी आया क्यों सर, एक मिनट सर, एक मिनट। सबसे पहले तो जीएसटी आया क्यों, वाई, उसका तो सर हमें अब रीजन समझ में आ गया, मतलब मेन सर, मेन तो दो ही रीजन है, ऐसे तो बहुत सारे रीजन हो सकता है, मेन दो है सर, डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग सर, ठीक है, मेनली देयर आर टू रीजन। अब सर जीएसटी है क्या सर, व्हाट इज जीएसटी सर, ये तो अब व्हाट इज जीएसटी सर, जीएसटी का डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 366 में है, जो कहता है सर जीएसटी इज अ टैक्स, जीएसटी इज अ टैक्स which is levied on supply of goods or services। याद रखना सर, टैक्स लेविड ऑन सप्लाई है सर, टैक्स लेविड ऑन सेल नहीं है, टैक्स लेविड ऑन सेल नहीं है, टैक्स लेविड ऑन सप्लाई है। क्लियर हुआ, टैक्स लेविड ऑन सप्लाई है। अब सप्लाई का डेफिनेशन हम कहां पढ़ेंगे सर, जब हम सेक्शन नंबर 7 में आएंगे, अगर कुछ याद होगा, फास्ट ट्रैक बैच है तो मैं थोड़ा सा लिंक करवा रहा हूँ। सप्लाई याद है, सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल, लीज, ट्रांसफर, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, तो वो सब पढ़ेंगे, ठीक है सर। अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे सर। ये भी आ गया सर समझ में कि जीएसटी क्या है, टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड एज पर आर्टिकल 366। सर जीएसटी इंडिया में आया कब, सर इंडिया में जीएसटी आया 1 जुलाई 2017। सर उस समय जम्मू कश्मीर में तो आपको पता है सर थोड़ा अलग अलग चलता था उधर, तो सर जम्मू कश्मीर में कब आया, तो जम्मू कश्मीर में आया सर 8 जुलाई, ठीक है, 2017। तो सर वाई समझ में आ गया, व्हाट भी समझ में आ गया, व्हेन भी समझ में आ गया, ये तीन चीज समझ में आ गया सर। अब क्वेश्चन आता है सर जीएसटी आया कैसे, हाउ हाउ, ये तो हम ही पता है सर, सरकार ने लेके आया, लेकिन कैसे, हाउ, गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, तो लाया कैसे सर, लाया कैसे आप ये बताइए। तो लाया कैसे, तो ध्यान से सुनो सर। देखो हमें पता है सर, इंडिया में सर जो भी लॉ बनता है सर, इंडिया में जो भी लॉ बनता है सर, उसका सोर्स मतलब उसका बनाने का जो आधार है, आधार जो सोर्स है वो क्या है सर, मतलब इंडिया में लॉ बनाने का जो सोर्स है सर वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से सारा लॉज बनता है, मतलब सारा लॉज हमारा अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू से बनता है। और सर ये कॉन्स्टिट्यूशन सर किसको पावर देता है लॉ बनाने का, ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है सर हमारे पार्लियामेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने के लिए। सर ये पावर जो हमने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दिया पार्लियामेंट को, ये कौन सा आर्टिकल के तहत दिया है, ये आर्टिकल है 245। 245 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक लॉस, टू मेक लॉस। अब सर क्वेश्चन आता है कि कौन से मैटर के ऊपर, मतलब कौन से सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, कौन से सब्जेक्ट मैटर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। तो सर आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 डिसाइड करेगा कि कौन से मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। और सर ये मैटर्स जो है सर, ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन कौन से, मतलब क्या क्या वो लिस्ट है, मतलब वो लिस्ट क्या है सर, लिस्ट, अब हमें वो लिस्ट क्या है, वो लिस्ट है सर शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7। और सर वो लिस्ट, वो जो लिस्ट है ना, लिस्ट, उस लिस्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
उस मैटर्स का जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ मैटर्स, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सर। सर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है सर। ओके सर, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया। सर यूनियन लिस्ट में सर यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है सर? सर ये वो मैटर्स है जिसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और सर ये लॉ एप्लीकेबल होगा टू होल ऑफ इंडिया, तो बनाने वाला पार्लियामेंट है, एप्लीकेबल होगा होल ऑफ इंडिया। सर स्टेट लिस्ट में बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है सर? स्टेट गवर्नमेंट, एप्लीकेबल होगा टू अ स्टेट। सर कॉन्करेंट में क्या होगा? कॉन्करेंट में सर पार्लियामेंट भी बना सकता है और चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। सर दोनों बना सकते हैं। सर क्या पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं अपना अलग अलग? आंसर इज यस, दोनों अपना अलग अलग बना सकते हैं ऑन अ सेम मैटर। मतलब एक ही मैटर में पार्लियामेंट भी अपना बना सकता है, स्टेट भी अपना बना सकता है। सर कॉन्करेंट का एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मान लो सर एजुकेशन। एजुकेशन में तुमने देखा होगा सर, एजुकेशन में क्या होता है सर? तुम्हारे दो बोर्ड्स है, याद है? दो बोर्ड्स होते हैं सर, एक होता है तुम्हारा सीबीएसई और एक होता है तुम्हारा स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड है सर एज पर द रेस्पेक्टिव स्टेट और सीबीएसई है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैटर सेम ही है, मैटर के एजुकेशन, मतलब एक ही मैटर के ऊपर पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया है। सर स्टेट का एग्जांपल क्या है सर? जैसे पुलिस। सर तुम्हें तो पता ही होगा सर, एक स्टेट का पुलिस सिर्फ उसी स्टेट के अंदर अपना अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब सर जैसे मान लो उड़ीसा का पुलिस उड़ीसा में ही वो अपना अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है, कोई दूसरे स्टेट में जाके थोड़ी ना कर सकता है ना। तो सर एक स्टेट का पुलिस सिर्फ एक ही स्टेट में अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ दूसरे स्टेट में तुम जा सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं जा सकते सर, जा सकते हैं, हाँ वो अलग बात है, वहां पर परमिशन लेना पड़ता है दूसरे स्टेट पुलिस का, ठीक है। अब सर क्या है यूनियन? सर यूनियन में क्या है? मेड बाय पार्लियामेंट, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एग्जांपल क्या है सर? जैसे मान लो इनकम टैक्स लॉ। सर ये एक ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट ने बनाया और पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि इनकम टैक्स सबको देना पड़ता है। वैसे सर कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, ये भी क्या अगेन अगेन सर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब सर ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। सर आपने एग्जांपल दे दिया, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, स्टेट लॉ में जैसे मान लो पुलिस हो गया, और क्या हो सकता है एग्जांपल सर? जैसे मान लो तुम्हारे लैंड लॉज हो गए, ये भी क्या है सर, हर स्टेट का अपना अपना नियम कानून होता है। जैसे अभी तुमने पढ़ा होगा नए नए कुछ रेंट के रूल्स आए गए, तो वो सब अपना अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? जैसे मान लो सर पान मसाला वगैरह, पान मसाला हुआ, टबैको हुआ, ये सब भी क्या है सर? ये सब भी क्या है सर? अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी अपना अपना, कहीं कहीं तुमने देखा होगा कोई कोई स्टेट में बैंड है, कोई कोई स्टेट में अलाउड है, तो स्टेट अथॉरिटी है, ठीक है। और कॉन्करेंट क्या होता है सर? इसका एग्जांपल एजुकेशन, एक ही मैटर के ऊपर दो जन मिलके, दो जन अलग अलग अपना लॉ बना सकते हैं, दो जन अलग अलग अपना लॉ बना सकते हैं, ठीक है। एक ही मैटर के ऊपर दोनों पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकते हैं सर। लेकिन आपने सर जीएसटी का तो कुछ नहीं बताया सर, हम तो जीएसटी पढ़ रहे हैं ना, तो सर जीएसटी कहाँ आएगा मुझे बताओ। पहले तो देखो सर हमें इतना पता है सर, जीएसटी जब चार्ज होता है तो क्या होता है सर? तो जीएसटी जब चार्ज होता है तो जीएसटी चार्ज कौन करता है सर? हमें पता है सर जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है। जीएसटी में क्या आता है सर? सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब सर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके, सर दोनों मिलके एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर दोनों मिलके चार्ज करते हैं। मतलब जैसे मान लो जीएसटी का रेट है सर 18%, तो दोनों मिलके मतलब सीजीएसटी भी 9 और एसजीएसटी भी 9। तो सर क्या यूनियन लिस्ट में आएगा? यूनियन में नहीं आएगा ना सर, क्योंकि दोनों मिलके चार्ज कर रहे हैं। स्टेट में आएगा ना, क्योंकि दोनों मिलके चार्ज कर रहे हैं, स्टेट में तो सिर्फ स्टेट, यूनियन में सिर्फ सेंट्रल। सर कंकरेंट में भी मैंने, अब देखो कंकरेंट से ध्यान से सुनना, कंकरेंट ध्यान से सुनना, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सर कंकरेंट में भी क्या हो रहा है? पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों अलग अलग लॉ बना सकते हैं। मैंने क्या बोला? अलग अलग, पार्लियामेंट अपना, स्टेट अपना। लेकिन सर जब तुम जीएसटी इंडिया में अप्लाई करोगे तो हमें तो सर सेम लॉ ही लाना है ना, हम थोड़ी ना हर स्टेट का अलग करेंगे फिर सेंट्रल का अलग करेंगे, नहीं। अगर तुम रेट देखोगे सीजीएसटी भी 9 है, एसजीएसटी भी 9 है। इसका मतलब सर जीएसटी के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट अलग अलग लॉ नहीं बना सकते। अगर अलग अलग लॉ बनाएगा तो हमको बहुत ज्यादा ही दिक्कत होगा सर, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। मतलब फिर अगर अलग अलग लॉ बनाओगे तो क्या होगा सर? मान लो सीजीएसटी का रेट 9% है, तो एसजीएसटी का रेट 5% हो सकता है, एसजीएसटी का रेट 6% हो सकता है, 10% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना।
क्योंकि अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से करेगा, अपना मनमानी करेगा सर। तो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए कि एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर दोनों मिलके, मतलब दोनों मिलके चार्ज करें, और वो भी सेम होना चाहिए, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट दोनों सेम, मतलब ऐसा नहीं दोनों अलग अलग अपना लॉ बनाएगा, नहीं, दोनों को एक साथ मिलके एक ही ट्रांजेक्शन को पर चार्ज करना है। तो इसलिए सर ये जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी नहीं आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में भी जीएसटी नहीं आएगा सर, क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग एक ही मैटर के ऊपर दोनों अलग अलग लॉ बना सकते हैं, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं होगा। जीएसटी में तो हमें एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर दोनों को मिलके साथ, मतलब दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। जीएसटी में सर क्या है, साथ साथ, मतलब सेंट्रल को और स्टेट को साथ साथ चलना पड़ेगा, वो अलग अलग नहीं चल सकते, तुम अलग अलग नहीं चल सकते हो सर, साथ साथ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया सर, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सर एक अमेंडमेंट किया और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 246A। इसीलिए सर हम इस आर्टिकल 246A को कहते हैं सोर्स एंट्री ऑफ जीएसटी। सर जीएसटी आया ही किसी से, आर्टिकल 2, मतलब जीएसटी का जन्म, सर जीएसटी का जन्म किससे हुआ, आर्टिकल 246A से। और डेफिनेशन कहाँ गिवन है सर, आर्टिकल 366 में। लेकिन जन्म कहाँ से हुआ सर, 246 से। तो तुम बताओ सर 246 ये क्या कहता है, 246 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जीएसटी चार्ज करेंगे, दोनों मिलके क्या होगा सर, जीएसटी चार्ज करेंगे, सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर सर दोनों मिलके जीएसटी चार्ज करेंगे। ओके सर, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। अब सर हम क्या करेंगे, हमें जाना है सर अपने नोट्स के ऊपर, लेकिन नोट्स के ऊपर जाने से पहले सर एक दो चीज और मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला सर, 246 से सोर्स एंट्री है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके जीएसटी चार्ज करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे नोट्स में 246 के बारे में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम जीएसटी को सर हम क्या कहते हैं, डुअल मॉडल ऑफ टैक्स, डुअल मॉडल ऑफ टैक्स। डुअल क्यों कहते हैं, डुअल क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों मिलके चार्ज करते हैं, दोनों मिलके, मतलब साथ साथ मिलके एक ट्रांजेक्शन पे चार्ज किया जाता है। इसीलिए सर सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट सेम होता है। अगर अगर मान लो जीएसटी रेट 18 है तो सीजीएसटी 9 है, सीजीएसटी 9। जीएसटी रेट अगर 5 है तो 2.5 2.5, सर 12 है तो 6 और 6, 28 है तो 14 और 14, क्योंकि सेम सेम ही होगा सर, दोनों साथ मिलके ही करेंगे, अलग अलग नहीं कर सकते। अगर अलग अलग करना होता तो कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन अलग अलग नहीं है, साथ साथ, इसीलिए आर्टिकल 246A। क्लियर हुआ सर, इतना भी हमें समझ में आ गया। सर हमें जितना याद है सर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं करता, सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं करता सर, नहीं करता सर। हमें कुछ तो याद आ रहा है सर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, याद रखना सर, ह्यूमन कंजम्पशन है ना सर। उस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उसके ऊपर सर जीएसटी चार्ज नहीं होता, ठीक है सर। और सर और क्या है सर, वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सर इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 366 जो है वो क्लियरली कहता है जीएसटी इज अ टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर, मतलब कहने का मतलब है सर अल्कोहलिक लिकर इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी बिकॉज ऑफ आर्टिकल 366, एंड ये परमानेंटली आउटसाइड द स्कोप है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला सर, अनलेस एंड अनटिल तुम आर्टिकल को अमेंड करो, वो अलग बात है, आर्टिकल को अमेंड किया जा सकता है, बट ओब्वियसली सर अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो हम ये मान के चल रहे सर दिस इज परमानेंट, मतलब अल्कोहल लिकर बाहर होने वाला, इट विल ऑलवेज बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, ये परमानेंटली आउटसाइड है। उसके अलावा सर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर आज आज जीएसटी नहीं है सर, लेकिन फ्यूचर में जीएसटी आ सकता है, और वो कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल, काउंसिल डिसाइड करेगा सर कि इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कब चार्ज करना है। तो इसीलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या है सर, टेम्पररली, दे आर टेम्पररली आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, आज तो नहीं है सर लेकिन फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। और देखो मैंने क्या बोला, अल्कोहल लिकर परमानेंटली आउटसाइड है, क्यों, क्योंकि 366 में उन्होंने क्लियरली बोल दिया एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर, लेकिन उन्होंने 366 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को उन्होंने अलग से क्या बोला, अलग से उन्होंने बोला कि हम आज तो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है हम जीएसटी चार्ज करेंगे एज पर जीएसटी काउंसिल, काउंसिल हमें रिकमेंड करेगा तब जाके हम चार्ज करेंगे। तो सर कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एक तो सर है हमारा पेट्रोल, है ना, जिसके ऊपर सर अभी बहुत हो हल्ला चलता है ना। अभी सर क्या उसके बाद है डीजल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल हाई स्पीड डीजल,
उसके बाद है सर हमारा क्रूड ऑयल, उसके बाद है हमारा एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स है जो क्या बोलते हैं एयरलाइंस वगैरह में डलता है, और लास्ट में सर हमारा नेचुरल गैस। तो सर ये 5 क्या है सर, ये पांच प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर क्या है सर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये 5 प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर जीएसटी आज चार्ज नहीं होता, टुडे जीएसटी इज नॉट बीइंग चार्ज, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जीएसटी चार्ज हो जाए। तो सर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्लस अल्कोहल लिकर मतलब 6 प्रोडक्ट्स है सर, 6 प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। लेकिन सर अब इन्होंने क्या किया, एक और प्रोडक्ट को ऐड किया है, नया अमेंडमेंट, एक और प्रोडक्ट को उन्होंने ऐड किया है। सर वो प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो सर कोई अल्कोहलिक लिकर का मैन्युफैक्चरर है, क्या है मैन्युफैक्चरर है, जैसे मान लो ब्रूअरीज, ये ब्रूअरीज वगैरह क्या करते हैं सर, ये लोग अल्कोहलिक लिकर को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको बेचते हैं, है ना। तो जैसे मान लो ब्रूअरी वगैरह है, इन्होंने मैन्युफैक्चर वगैरह करना है, ठीक है। तो सर अल्कोहल लिकर तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो अगर तुम मैन्युफैक्चर करके बेचोगे उसको तो उस पर तो जीएसटी नहीं है सर, उस पर तो जीएसटी नहीं है। लेकिन अल्कोहल लिकर मैन्युफैक्चर करने के लिए ना तुम्हें सर एक स्पिरिट परचेस करना पड़ता है, स्पिरिट, ठीक है, जिसको हम अभी आगे मैं तुमको नाम दिखाऊंगा उसको और भी हम क्या कहते हैं, लेकिन अभी के लिए समझो स्पिरिट परचेस करना पड़ता है उस अल्कोहल को बनाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है सर, जीएसटी किसके ऊपर नहीं है सर, जीएसटी किसके ऊपर नहीं है, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर नहीं है, लेकिन स्पिरिट जो तुमने परचेस किया दैट इज नॉट अल्कोहल लिकर, दैट इज नॉट अल्कोहल लिकर ना, स्पिरिट तो अलग चीज है, तो उसके ऊपर तो जीएसटी है सर। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर कि जब तुम स्पिरिट परचेस कर रहे हो तब तो जीएसटी पे कर रहे हो, लेकिन उस स्पिरिट को जब तुम क्या कर रहे हो, उस स्पिरिट से जब तुम अल्कोहलिक लिकर बना रहे हो, उसी स्पिरिट से जब तुम अल्कोहलिक लिकर बना रहे हो सर, तो अल्कोहलिक लिकर के ऊपर तो जीएसटी नहीं है सर, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी नहीं है, लेकिन जो स्पिरिट खरीद रहे उसके ऊपर जीएसटी है। तो इसका मतलब सर सेल के ऊपर जीएसटी तो नहीं है, लेकिन परचेस के ऊपर जीएसटी, सर ये तो गलत है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इस स्पिरिट को भी, इसके ऊपर भी हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो सर ये स्पिरिट भी क्या हो गया, आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। तो सर अब कितना प्रोडक्ट्स हो गया, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 1 अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 1 इज स्पिरिट विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल लिकर। ये भी, इसको भी हमने जीएसटी के स्कोप से हटा दिया। समझ में आ रहा है, और क्यों हटाया इसका रीजन भी मैंने दे दिया। तो सर ये है हमारा कुछ प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है सर अगर जीएसटी चार्ज नहीं होता तो क्या चार्ज होता है सर, है ना, अगर जीएसटी चार्ज नहीं होता तो सर क्या चार्ज होता है, फिर कुछ तो चार्ज होता ही होगा ना सर, ऐसा तो है नहीं कि फ्री विद नो टैक्स, ऐसा तो होगा नहीं सर। तो सर इसको हम लिख लेते हैं पेट्रोल डीजल एटीएफ, और एक सेकंड सर इसको हम अलग अलग क्यों लिखे, एक साथ ही लिख देते हैं ना, बेकार अलग अलग लिख के तो कोई मतलब नहीं है सर, है ना। ठीक है सर, एक तो अल्कोहल लिकर है सर फर्स्ट, सेकंड है हमारा सर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके बाद सर अब ना कुछ और 2 प्रोडक्ट्स में ऐड करूंगा, क्या प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा सब देखते जाओ, अभी हम समझ लेंगे। टबैको, एक तो टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं टबैको लिखा हूँ शॉर्ट में, अभी नोट्स में मैंने लिखा है अच्छे से, बट अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ टबैको, ठीक है। और उसके बाद सर हमारे क्या बोलते हैं ये नार्कोटिक ड्रग्स, मतलब सर हमारा जो चरस गांजा है ना, वो सब जो नशेड़ी लोग नहीं होते सर, नशेड़ी लोग वो सब, ये सब क्या बोलते हैं, इन सब चीजों का ग्रहण करते हैं सर। अब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सर, इस पे हम एक बार अलग अलग टैग, एक तो जीएसटी, एक वैट और एक एक्साइज ड्यूटी, है ना। सर पहले वैट और एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था और अभी तो जीएसटी चार्ज होता है, हमें पता है। सर अल्कोहल लिकर के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। सर अल्कोहल लिकर के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता तो वैट तो चार्ज होता होगा सर, आंसर इज यस, वैट चार्ज होता होगा। सर एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होता होगा, आंसर इज यस। सर एक्साइज ड्यूटी कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं सर सॉरी सर, यहाँ मेरे से गलती हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था सर, मैंने क्या बोला था सबसे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट किया, तो मैंने क्या बोला था, एक्साइज ड्यूटी चार्ज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन याद रखना अल्कोहलिक लिकर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, किसके पास पावर है सर, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू चार्ज एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो वैट भी चार्ज होता है और एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी चार्ज कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ ये एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है। अभी एक और प्रोडक्ट ऐड होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी अगेन नहीं है, तो सर क्या है, वैट।
और इसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी है। अब इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कौन है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है, वही चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन अल्कोहल के ऊपर याद रखना एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट ही चार्ज करता है। सर टबैको, मैंने बोला टबैको के ऊपर जीएसटी नहीं है, मैंने तो कहीं नहीं बोला। मैंने तो क्या बोला? अल्कोहल लिकर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और वो स्पिरिट। तो टबैको के ऊपर सर क्या है? जीएसटी है। सर अगर जीएसटी हो तो वैट होगा? वैट तो नहीं होगा सर, क्योंकि वैट भी सेल के ऊपर है, जीएसटी भी सप्लाई के ऊपर है, तो नहीं। सर एक्साइज ड्यूटी, अब देखो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी होना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन एक्साइज ड्यूटी है यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी है। और यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी अगेन कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर हमारा जोर से एक सवाल आ रहा है, जोर से हमारे मन में एक सवाल आ रहा है सर जीएसटी भी है और एक्साइज ड्यूटी भी है सर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है सर, इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी के ऊपर जीएसटी चार्ज होता होगा। तो सर टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो सर अभी भी कैस्केडिंग इफेक्ट है? आंसर इज यस सर, अभी भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। उसका एक एग्जांपल है टबैको, उसमें जीएसटी भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैसे होता है इसका एक एग्जांपल मैं ले लूंगा, रुक जाओ, इसका एग्जांपल ले लेंगे। नार्कोटिक ड्रग्स, सर नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर अगेन जीएसटी है, वैट नहीं है सर। सेम इसके ऊपर भी क्या है? एक्साइज ड्यूटी है, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है। तो सर ये है हमारा प्रोडक्ट्स का लिस्ट कि कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या क्या चार्ज हो रहा है। इतना याद रखना है सर हमें, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं होगा, बाकी सब प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। जहां जीएसटी चार्ज हो रहा है सर, जहां जीएसटी चार्ज हो रहा है वहां वैट चार्ज नहीं होगा, और जहां जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा वहां वैट प्लस एक्साइज दोनों चार्ज होगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट का लिस्ट है। अब एक बार मैं जब नोट्स पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा तुम्हें। अभी सर अभी एक एग्जांपल टबैको का जो मैंने तुम्हें बोला कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है सर? मान लो तुम्हारा सेलिंग प्राइस नहीं, सॉरी, तुमने सबसे पहले क्या किया होगा? टोबैको परचेज किया होगा ना, तो पहले परचेज ले लेते हैं। अब टोबैको परचेज के ऊपर अज्यूमिंग सर हमने क्या किया होगा? अज्यूमिंग हमने पे किया है सर क्या? एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो टोबैको मान लो सर कितने का है? 1 लाख का है। एक्साइज ड्यूटी पर पे किया होगा मान लो 15,000, तो कितना हुआ सर? 1,15,000, ठीक है। अब इसमें हमने मान लो सर अपना प्रॉफिट ऐड किया, मान लो कितना? अगेन 15,000 का प्रॉफिट है, तो कितना हुआ सर? 1,30,000। अब सर ये 1,30,000 जब हम बेचेंगे तो सर इसके ऊपर क्या होगा? एक्साइज ड्यूटी भी हम चार्ज करेंगे सर, और जीएसटी भी चार्ज करेंगे। एक्साइज ड्यूटी मान लो सर कितना हो गया? मान लो सर एक्साइज ड्यूटी है 10,000, तो कितना हुआ? 1,40,000। और इसी 1,40,000 के ऊपर देखो, इसी 1,40,000 के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा मान लो 14,000, तो कितना हुआ सर? 1,54,000। तो सर ये क्या हो रहा है यहाँ पर? 14,000 जीएसटी है 1,40,000 के ऊपर, और 1,40,000 इंक्लूड्स 10,000 ऑफ एक्साइज ड्यूटी, मतलब 10,000 का एक्साइज ड्यूटी के ऊपर कहीं ना कहीं जीएसटी चार्ज हो रहा है, इसीलिए कैस्केडिंग इफेक्ट। और क्या सर ये ऐसे ही है? ऐसे ही है। क्या सर ये गलत है? गलत है। लेकिन सर क्या, क्यों फिर ऐसे? अब गलत है तो गलत है, क्या कर सकते हैं? वैसे ही है सर, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। जैसा है अपना ही है, अपने को पढ़ना है सर। तो इसके ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट अभी भी है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट आज भी होता है, जैसे मान लो टबैको हुआ, नार्कोटिक ड्रग्स हुआ, वहां पर आज भी है। इवन दो जीएसटी है लेकिन स्टिल वहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सर अब हमें समझ में आ गया, हमें सबसे पहले समझ में आया हाउ हाउ की जीएसटी आया कैसे, तो वो वाला पॉइंट उसको हम अपडेट कर देते सर। कहाँ लिखा था? हाउ। तो जीएसटी आया कैसे सर? बाय वे ऑफ आर्टिकल 246A। समझ में आ गया सर? हाउ आर्टिकल 246A। अच्छा सर, जीएसटी जब आया तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर आज भी जीएसटी चार्ज होता है। सॉरी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं सर जिसके ऊपर क्या होता है? जीएसटी चार्ज नहीं होता, सॉरी, जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। अल्कोहल लिकर और पेट्रोलियम ड्रग्स, ठीक है, उसके ऊपर सर आज भी वैट और एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है। और एक हमने एग्जांपल देखा टोबैको का। अब सर जब जीएसटी आया तो क्या होगा सर? कुछ टैक्सेस को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस। इसको हम बोलते हैं सब्ज्यूम्ड। क्या बोलते हैं? सब्ज्यूम्ड। तो सर कौन कौन सा टैक्सेस सब्ज्यूम हुआ होगा? एक तो स्टेट वाले और एक सेंट्रल वाले, है ना। सर स्टेट वाले में कौन कौन सा टैक्सेस सब्ज्यूम हुआ होगा? सर बताइए जरा, कौन सा सब्ज्यूम होगा सर? वैट, है ना सर, वैट सब्ज्यूम हुआ होगा। और सर और क्या सब्ज्यूम हुआ होगा सर? और क्या सब्ज्यूम हुआ होगा? मान एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स विच वाज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना।
ये भी सब्ज्यूम हो गया होगा। एंटरटेनमेंट टैक्स, ये एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है सर? जैसे मान लो मूवी वगैरह देखने जाते थे ना, तो जब तुम टिकट बुक करते थे तो उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज होता था, विच वॉज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद सर क्या है, और क्या हो सकता है सर? मान लो कोई अगर कोई स्टेट सरचार्ज हुआ तो वो भी क्या हो गया, या स्टेट सेस अगर कुछ हुआ तो वो सब भी क्या हो गया सर? सब्ज्यूम हो गया। ठीक है, ये सब तो। और उसके अलावा सर क्या, और भी बहुत सारे स्टेट टैक्स, जैसे मान लो तुम्हारा एंट्री टैक्स हुआ, उसके बाद टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, और उसके बाद लग्जरी टैक्स। ये सब टैक्स हम पहले चार्ज करते थे, स्टेट चार्ज करता था, अब ये सब सब्ज्यूम हो गया जीएसटी में। सर सेंट्रल में कौन कौन सा? सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद सर इवन इवन सर क्या होता है? सीवीडी। सीवीडी मतलब जब तुम इंपोर्ट करते थे तो उसमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज होता था, तो ये भी क्या हो गया सर? रिप्लेस हो गया, ये भी रिप्लेस हो गया। ठीक है, सीवीडी, एक्साइज सर्विस। और उसके बाद सर सेंट्रल सरचार्ज और सेंट्रल सेस, ये भी क्या हो गया सर? रिप्लेस। तो ये सब टैक्सेस क्या हो गए सर? जो जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करते थे, वो सब टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। सर सिर्फ इतना ही। इसके अलावा सर कुछ ऐसे टैक्सेस हमें याद आ रहे हैं सर, जो इस लिस्ट में नहीं है सर। सर एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सर एक और एंटरटेनमेंट टैक्स होता है विच इज लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर ये तो आपने कहीं नहीं लिखाया, तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड सर, ये जो है लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, दिस इज नॉट सब्ज्यूम्ड। मतलब सर ये आज भी चार्ज होता है। सर ये एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब सर दो तरह का एंटरटेनमेंट टैक्स है, एक जो स्टेट गवर्नमेंट, एक लोकल अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट वाला तो रिप्लेस हो गया, लेकिन सर लोकल अथॉरिटी वाला आज भी चलता है, ये सब्ज्यूम नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद सर स्टैंप ड्यूटी। क्या स्टैंप ड्यूटी कहीं दिखा है? नहीं, तो उसका मतलब स्टैंप ड्यूटी सर आज भी चलता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी चलता है ना? स्टैंप ड्यूटी आज भी चलता है सर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी चलता है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी आज भी चलता है। सर जब तुम इंपोर्ट करते हो तो क्या पे करते हो? कस्टम्स ड्यूटी। क्या कस्टम्स ड्यूटी रिप्लेस हुआ है? ना, कस्टम्स ड्यूटी आज भी चलता है। तो सर कुछ ऐसे टैक्सेस जो आज भी चलते हैं, लेकिन ये जो टैक्सेस है सेंट्रल और स्टेट जो चार्ज करते हैं, ये वाले सर रिप्लेस हो गए, दिस हैव बीन रिप्लेस्ड। ठीक है, तो सर मैंने तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया दे दिया, एक ओवरऑल आइडिया दे दिया। अब क्या करेंगे सर हम? अब हम फटाफट नोट्स पढ़ेंगे सर, फटाफट एकदम नोट्स पढ़ेंगे। सर सबसे पहले पहला कंट्री जिसने जीएसटी लाया था वो कौन था सर? पहला कंट्री जिसने जीएसटी लाया था सर, वो है हमारा फ्रांस। कौन है सर? फ्रांस। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री। उसके बाद सर इंडिया में जीएसटी रिकमेंड किसने किया? मतलब इंडिया में जीएसटी जो सोचा, किसने सोचा? तो किसने सर उसका रिकमेंडेशन दिया? केलकर टास्क फोर्स। सर एमसीक्यू में आ सकता है बट नॉट दैट रेलेवेंट, नॉट दैट रेलेवेंट। खाली याद रखना फ्रांस पहला कंट्री था। जीएसटी इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई और जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई। और इंडिया में सर हम उसे क्या कहते हैं? ड्यूअल जीएसटी मॉडल, जहां पर सेंटर एंड स्टेट दोनों क्या करते हैं? जीएसटी लेवी करते हैं। ठीक है, मैंने बोला हाँ। सर ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है? हाँ सर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है? कहाँ गया सर मेरा? एक मिनट। हाँ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है सर? अब सुनो ध्यान से सर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसका मतलब क्या होता है सर? सर जैसे मान लो एक सप्लायर है उड़ीसा का, ठीक है, और एक जो रिसिपेंट है सर, रिसिपेंट वो कहाँ का है सर? महाराष्ट्र का। ठीक है, इसने जब गुड्स बेचा है सर, हम तुम्हें पता है सर, अगर हम विद इन द स्टेट बेचते हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर आउटसाइड द स्टेट है तो फिर आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो ये क्या है? इंटर स्टेट है ना, इंटर स्टेट, ये सप्लायर का अलग स्टेट है, रिसिपेंट इंटर स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है तो आईजीएसटी। अब ये आईजीएसटी सर, ये आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? मतलब सर ये आईजीएसटी मतलब बेसिकली सर कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। कलेक्ट कौन करता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? इसमें से 50% किसको दे देता है सर? स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन सर क्वेश्चन आता है, यहाँ तो दो स्टेट गवर्नमेंट है, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तो ये जो 50% मतलब जो आईजीएसटी मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 रुपए कलेक्ट किया, अब इस 10 रुपए का 50% मतलब 5 रुपए, अब ये 5 रुपए किसको जाएगा सर? उड़ीसा को जाएगा या महाराष्ट्र को जाएगा? तो लॉ, जीएसटी लॉ कहता है कि जिस स्टेट में गुड्स जा रहा है, मतलब जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होने वाला है, कंज्यूम मतलब जो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो स्टेट तुम्हारा क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई, उस स्टेट को
ये 5 रुपए जाएगा। तो यहाँ पर सर गुड्स कहाँ जा रहा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को ये 5 रुपए जाएगा। और महाराष्ट्र क्या है हमारा सर? वो स्टेट जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रहा है, मतलब डेस्टिनेशन। हमारा ओरिजिन क्या? ओरिजिन है उड़ीसा, और डेस्टिनेशन क्या है सर? महाराष्ट्र। तो जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हो रहा है, या जो स्टेट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है सर, अगर टेक्निकली बोलो तो जो स्टेट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, तो ये 5 रुपए किसको जाएगा सर? महाराष्ट्र को। इसीलिए हम लॉ कहता है सर इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो टैक्स वुड अक्रू टू द स्टेट वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर एक्चुअली कंज्यूम्ड, और इसी को हम कहते हैं सर, सच प्लेस ऑफ कंजम्पशन को हम कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जहां पर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है उसी को वो रेवेन्यू जाएगा, और उसी प्लेस ऑफ कंजम्पशन को हम कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, जो हम आगे पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को। ठीक है सर। अर्लियर लॉज में सर डेफिशिएंसीज क्या था कि वैट एंड सर्विस टैक्स अलग अलग था, नॉन इंटीग्रेशन मतलब अलग अलग है ना, अलग अलग चार्ज होता था, और एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर 2 बार टैक्स चार्ज होता था। और सर क्या होता था? कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। तो कैस्केडिंग पड़ा, डबल टैक्सेशन पड़ा, नॉन इंटीग्रेशन भी पड़ा। और ये क्या है सर? नो सनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चर। देखो सनवैट अभी नहीं है, ठीक है, अभी सनवैट है ही नहीं सर। तो अभी इसको समझने का भी कोई मतलब नहीं है, ना याद रखने का कोई मतलब है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सनवैट का मतलब क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो सामान मैन्युफैक्चर करके बेचता था ना, तो मैन्युफैक्चरर को हम क्या करते थे? उसको हम बोलते थे कि तुम जो है तुमने जो टैक्स पे किया था, मतलब वैट जो तुमने पे किया था ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और सर्विस टैक्स अगर तुमने कुछ पे किया है ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज, तो जो वैट और सर्विस टैक्स है उसका क्रेडिट तुम ले सकते हो अगेंस्ट योर एक्साइज ड्यूटी। मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर अपना जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता था ना, उसमें से वो वैट और सर्विस टैक्स दोनों माइनस कर सकता है। वैट इवन तो अलग अलग है, वैट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट तो वैट अलग है, लेकिन स्टिल वैट और सर्विस टैक्स दोनों माइनस कर सकता था। तो एक्साइज ड्यूटी में से दोनों माइनस कर सकता था, लेकिन ये किसको था? सिर्फ मैन्युफैक्चरर को था। ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं था। इसलिए लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी क्या है? नो सनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये बेनिफिट सिर्फ मैन्युफैक्चरर को दिया जाता कि वो अपने एक्साइज ड्यूटी के लायबिलिटी में से वैट और सर्विस टैक्स माइनस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट दिया गया था। तो ये एक प्रॉब्लम था कि देयर वाज नो सनवैट पेड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, याद नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं सर, 3 पॉइंट तो याद रखना ही है। एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, टैक्स ऑन टैक्स, एक डबल टैक्सेशन और एक नॉन इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने क्या सर? जीएसटी लाया। जीएसटी क्या है सर? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड कैसे? क्योंकि आउटपुट माइनस इनपुट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस मतलब मार्जिन। तो मार्जिन के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। अल्टीमेटली मार्जिन के ऊपर ही जीएसटी चार्ज हो रहा है सर। अल्टीमेटली हो क्या रहा? मार्जिन के ऊपर तो चार्ज हो रहा है ना, तो इसलिए इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स प्रोवाइड्स क्या है सर? कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने जो बताया ना टैक्स क्रेडिट का सीमलेस फ्लो, वो होता है। फाइनल टैक्स कौन बियर करेगा सर? कंज्यूमर। देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड अ सिंगल टैक्स। ये सब कुछ तो सर हमने कवर कर लिया है। मतलब सर हमें क्या करना है? सिर्फ कीवर्ड याद रखना है। जीएसटी सब कैसे याद रखेंगे? देखो बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करते हैं। सर जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। सर जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर जीएसटी क्या है? सिंगल टैक्स। सेकंड, नो टैक्स ऑन टैक्स। उसके बाद कंज्यूमर बियर करेगा फाइनल टैक्स, और उसके बाद सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी। तो कैसे याद रखना है? वैट ये पहले तो इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, सेकंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, थर्ड सिंगल टैक्स, फोर्थ नो टैक्स ऑन टैक्स, और लास्ट में कंज्यूमर बियर करेगा और आईटीसी का सीमलेस मूवमेंट। दैट्स इट, हो गया खत्म सर कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी मॉडल मैंने बोला कि जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर चार्ज करते हैं। आईजीएसटी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है ऑन इंटर स्टेट। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा, और एसजीएसटी अगेन स्टेट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है सर। टैक्सेस सब्ज्यूम इन जीएसटी क्या क्या है? मैंने बोल दिया एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एंड एडिशनल दोनों एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीवीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। सर स्टेट टैक्सेस मैंने बोला स्टेट सरचार्ज, स्टेट सेस। एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता था, याद रखना है, इसलिए मैंने लिखा एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता था वो सब्ज्यूम है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग सब्ज्यूम है। एंट्री टैक्स अगेन मैंने बोला वैट लग्जरी टैक्स, ये सब क्या है? सब्ज्यूम। क्या क्या सब्ज्यूम नहीं हुआ मैंने बता दिया तुमको। कस्टम ड्यूटी आज भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी चलता है, स्टैम्प ड्यूटी आज भी चलता है, रोड टैक्स, व्हीकल टैक्स आज भी चलता है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवल बाय लोकल बॉडीज, ये तो मैंने बोला। देखो देखो याद रखना, सब्ज्यूम सिर्फ जो जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता था और सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था वही वही सब्ज्यूम हुआ है, उसके अलावा कुछ और सब्ज्यूम नहीं हुआ है सर। ठीक है,
और अच्छा, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा सर कस्टम ड्यूटी भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कस्टम ड्यूटी अगर तुम हटा दोगे तो फिर तो सर तुमने क्या कर दिया, मेक इन इंडिया को तो तुमने पूरा साफ कर दिया। अगर कस्टम ड्यूटी नहीं है तो सामान क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लोग। अगर इंपोर्ट करोगे तो मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, और हम तो चाहते हैं सर हम मैन्युफैक्चर करें, है ना, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। तो इसीलिए कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाता है, ताकि एक जो मैन्युफैक्चर करता है उसको क्या मिले, एक लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म मिले। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी इसीलिए सर चार्ज होता है। तो ये सब अगर याद भी नहीं रहा तो सर मेन हमें याद रखना है टैक्सेस सब्ज्यूम, सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम तो सर ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। कस्टम ड्यूटी आज भी चलता है, स्टैम्प ड्यूटी आज भी चलता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी चलता है। ठीक है, रोड टैक्स वगैरह आज भी चलता है। अब सर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल ऑन, देखो अल्कोहल लिकर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और ये देखो सर स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोल सकते हो उसको, या फिर ईएनए। ईएनए मतलब सर क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। तो आइदर ईएनए बोलो या स्पिरिट बोलो, दो आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। कुछ देखो क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, इस पे भी सर जीएसटी आज देखो, जीएसटी ऑन द प्रोडक्ट्स शैल बी लेविड फ्रॉम द डेट नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। मतलब आज तो जीएसटी नहीं है सर, लेकिन फ्यूचर में जीएसटी आ सकता है एज डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। हाँ सर इनपुट, अच्छा ये सर क्रेडिट, हाँ रुक जाओ, क्रेडिट के ऊपर मैं आता हूँ, अभी रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। पहले सर ये प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का लिस्ट मैंने बता दिया कि किसके ऊपर एक्साइज चार्ज होता है, किसके ऊपर वैट, किसके ऊपर जीएसटी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सर। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर क्या होता है सर, मैंने बोला जीएसटी चार्ज नहीं होता। पेट्रोल वेट्स के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, तो क्या चार्ज होगा सर, वैट और एक्साइज, वैट और एक्साइज। टबाको के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है और एक्साइज भी चार्ज होता है, वैट चार्ज नहीं होता। ओपीएम और नार्को जीएसटी चार्ज होगा, वैट चार्ज नहीं होगा सर, लेकिन एक्साइज तो चार्ज होगा। और रिमेनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर ना एक्साइज ना वैट, ओनली एंड ओनली जीएसटी। ठीक है, अब आते हैं सर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ये तो सर तुम लोग पढ़ लेना है, क्या ही बताओ सर, मेक इन इंडिया, टैक्स सिंप्लीफिकेशन, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, इजी कंप्लायंस, नो डबल टैक्सेशन, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। ये सब तो सर तुम पढ़ सकते हो, इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं सर। कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल है। 245 याद है सर, 245 ये पावर देता है पार्लियामेंट को और स्टेट को लॉ बनाने का। और 246 डील करता है सब्जेक्ट मैटर कि किसके ऊपर पार्लियामेंट, किसके ऊपर स्टेट लॉ बनाएगा, विच इज कवर्ड इन 7th शेड्यूल अंडर यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट इलेक्शन। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना ओवरऑल, एक ऊपर से याद रखना, दैट्स इट। उसके बाद सर जीएसटी लाने के लिए मैंने क्या बोला, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया आर्टिकल 246A के थ्रू से। और हमने मतलब अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा सर, क्योंकि जीएसटी ना तो यूनियन में था, ना स्टेट में था, ना कॉन्करेंट में था। और पहले पहले क्या होता था, मैंने बोला था पहले क्या होता था सर, एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर मल्टीपल ऑथोरिटीज, मल्टीपल टैक्सेस चार्ज होता था। तो देयर वाज अर्लियर क्या होता था सर, अर्लियर क्या होता था, सेंटर चार्ज करता था एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, फिर सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज, और वैट और गुड्स के ऊपर वैट, है ना। तो यहाँ पर क्या होता था सर, अलग अलग मल्टीपल टैक्सेस बीइंग चार्ज बाय मल्टीपल ऑथोरिटीज। तो इसीलिए हमने क्या किया सर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और जीएसटी इंट्रोड्यूस किया बाय वे ऑफ आर्टिकल 246A, जहां पर हमने क्या किया, कंकरेंट पावर्स दिया। कंकरेंट मतलब साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ सेंटर एंड स्टेट मिलके चार्ज कर सकते हैं। एक बार सर ये 4 पॉइंट तुम्हें पढ़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है सर, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई वाज देयर अ रीजन या व्हाई वाज देयर अ नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। तो तुमको एज इट इज ये पॉइंट लिखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखना कि पहले क्या होता था, सेंटर और स्टेट मिलके चार्ज नहीं करते थे। पहले सेंटर एंड स्टेट मिलके चार्ज नहीं करते थे, अलग अलग चार्ज करते थे। और फिर बोलना कि क्योंकि इसीलिए इसीलिए क्योंकि वो मिलके चार्ज नहीं करते थे ना, अलग अलग चार्ज करते थे, इसीलिए हमने क्या किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया बाय आर्टिकल 246 से। तो ये पॉइंट तुमको ऐसे याद रखना पड़ेगा, पहले वो मिल के चार्ज नहीं करते थे, अलग अलग चार्ज करते थे, इसीलिए हमने जीएसटी लाया ताकि मिल के चार्ज करें। ठीक है, 246 ये क्या बोलता है भाई, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। हाँ, अगर तुम्हारा इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर पूरा का पूरा पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, अदर आर्टिकल्स में क्या है सर, 366 विच इज जीएसटी। जीएसटी का डेफिनेशन जो मैंने ऑलरेडी बोला, लेविड ऑन सप्लाई एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर। सर 269A, हाँ 269A ये कहता है, जो मैंने तुमको अभी नहीं बताया था, आईजीएसटी, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, उसका 50% किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट को। ये कैसे होता है, ये है एज पर आर्टिकल 269A। सर 269A ये कहता है, 269A ये कहता है कि हम उसका 50% किसको दे देंगे, किसको दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट को, डेस्टिनेशन वाले को। ठीक है, तो ये लिखा है देखो, जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज शैल बी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मतलब इंटर स्टेट सप्लाईज के ऊपर जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सच टैक्स शॉल बी अपोर्शन्ड, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल. So sir, GST on interstate supplies collected by central government but distributed by between union and state in a manner as recommended by council. और council ने क्या बोला? 50-50, 50 central, 50 state. और कौन सा state? Destination वाला. सर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट, मुझे बताओ अगर तुम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो तुमने कंट्री के बाहर से इंपोर्ट किया, मतलब आउटसाइड इंडिया से लिया ना, तो इसका मतलब इसको भी हम क्या बोलेंगे सर? इसको भी हम इंटर स्टेट बोलेंगे. क्यों? क्योंकि इंडिया से बाहर से तुमने इंपोर्ट किया, इंडिया के बाहर से. अगर तुम इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हो तो उसको भी सर हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट बोलते हैं. क्लियर है? हाँ सर, ये भी सर हमें समझ में आ गया. 1 मिनट, खाली 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट. हाँ ठीक है. तो सर ये भी अब हमें समझ में आ गया कि अगर गुड्स को हम इंपोर्ट करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं सर? इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद सर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद है हाँ सर आर्टिकल 2 सेक्शन. अब सर 2 आर्टिकल बचा है, सॉरी अब 2 पॉइंट्स बचा है, एक तो काउंसिल और एक आईटीसी का सेट ऑफ. तो सर पहले हम क्या करेंगे, फटाफट काउंसिल देख लेते हैं. काउंसिल में एज मतलब देखो आप काउंसिल बेसिकली क्या है सर मैं बता देता हूँ. एक पहले तो सर हम थोड़ा समझ लेते हैं ओवरऑल नॉलेज की काउंसिल है क्या इसके. ठीक है. सर जीएसटी आया था 2017 में. अब जीएसटी मैंने क्या बोला सर? डुअल डुअल मॉडल है, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट हैव कंकरेंट पावर्स, साइमल्टेनियसली चार्ज करेंगे एज पर आर्टिकल 246 ए, मिल के चार्ज करेंगे. ठीक है. अब अगर सर मिल के चार्ज करोगे इसका मतलब क्या है सर? अगर तुम्हें जीएसटी में कोई अमेंडमेंट लाना है, मतलब कोई चेंज लाना है सर, है ना, कुछ भी चेंज लाना है तुम्हें, तो तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों दोनों डिसाइड करेंगे ना. सेंट्रल भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके डिसाइड करेंगे सर, दोनों मिलके. अब मिलके कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत सारा है सर, है ना. और सब अपना अलग अलग, मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्टेट असेंबली है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट है, तो अपना अलग अलग बैठते हैं. तो अगर कोई भी अमेंडमेंट लाना है सर तो स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हमें चाहिए एक साथ. तो वो अप्रूवल कैसे आएगा सर? तो अप्रूवल लाने का तरीका ये है सर, हम क्या करेंगे, काउंसिल बैठा देंगे. और इस काउंसिल में क्या होगा सर? मेंबर्स होंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मेंबर्स और एक स्टेट गवर्नमेंट वाले मेंबर्स. और इसीलिए हमने काउंसिल लाया. काउंसिल लाने का रीजन क्या है सर? कि कोई भी चेंज वगैरह अगर हमें रिकमेंड करना है टू दी पार्लियामेंट, तो हम क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल ले ले और स्टेट गवर्नमेंट का भी साथ साथ अप्रूवल ले ले. नहीं तो क्या होगा सर, हमें हमें बार बार स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, बार बार. वो भी सर इतना सारा स्टेट गवर्नमेंट है, सबके पास जाओ, सबसे अमेंडमेंट अप्रूव कराओ, वैसे थोड़ी चलेगा. तो इसलिए काउंसिल बैठाओ, काउंसिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स डालो, स्टेट के मेंबर्स डालो, हर स्टेट के एक एक मेंबर डालो और एक काउंसिल बनाओ. और एक बार और सबसे अप्रूवल एक साथ ले लो. एक बार अप्रूवल ले लिया, फिर आगे तुम क्या करना, पार्लियामेंट को रिकमेंड कर देना, फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर चेंज लेके आएगा. ठीक है. तो इसीलिए हमने काउंसिल बनाया और ये काउंसिल क्या करता है, रिकमेंड करता रहता है. ये अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी है ये रिकमेंड करता रहेगा टू किसको, किसको रिकमेंड करेगा सर? टू पार्लियामेंट, है ना. और फिर पार्लियामेंट जो है वो ये चेंज वगैरह लेके आएगा. क्लियर है सर? अब क्वेश्चन आता है सर कि ये जो काउंसिल हमने बनाया है सर, इसके ऊपर क्या क्या पॉइंट्स एक बार देख लेता फटाफट. सर सबसे पहले ये काउंसिल बनाया किसने? प्रेसिडेंट ने बनाया. प्रेसिडेंट ने बनाया सर, सेंटर और स्टेट के मेंबर्स को मिला के काउंसिल. डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है. सर काउंसिल में मेंबर्स कौन हो गए? सेंट्रल और स्टेट वाले. तो पहला मेंबर कौन होगा सर? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. जो कौन होगा सर? चेयरपर्सन होगा काउंसिल का. तो सबसे पहला मेंबर है सर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कौन है सर? निर्मला सीतारमन. ये है सर चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल. ठीक है. एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. सेकंड होगा सर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अगेन ऑफ इन चार्ज ऑफ फाइनेंस. मतलब सर पहला है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सेकंड है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, ये भी एक मेंबर है सर. अब ये क्या है सर? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब बेसिकली क्या है, ये फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे आता है. मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है ना, वो है तुम्हारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है. और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या करता है, ये अलग अलग स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है ना, अलग अलग स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है
उनके साथ क्या करता है सर, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, डिस्कशन वगैरह वगैरह करता है, ठीक है। और फिर ये रिपोर्ट करता है किसको, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को। तो पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उसको रिपोर्ट कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं मॉस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस। तो 2 मेंबर हो गए। उसके बाद सर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर्स। अब सर स्टेट गवर्नमेंट कितने हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट कितने सर, 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट गवर्नमेंट प्लस यहाँ पर 3 और है सर। सर ये 3 क्या, जरा समझाइए। देखो सर, जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन दिया गया है। सर स्टेट गवर्नमेंट का डेफिनेशन में एक तो आएगा 28 स्टेट्स जो ऑलरेडी स्टेट्स है, प्लस उस स्टेट गवर्नमेंट में आप सुनो यूनियन टेरिटरी भी आएगा, यूनियन टेरिटरी भी आएगा सर, जिसका जिसका खुद का सर क्या है, खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जिसका खुद का विधानसभा है, मतलब बेसिकली सर वो यूनियन टेरिटरी जहां पर इलेक्शन होता है, वो यूनियन टेरिटरी जहां पर इलेक्शन होता है। सर तो कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पर जिसका खुद का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सर दिल्ली। उसके बाद सर जम्मू एंड कश्मीर भी मैंने बोला था ना, है ना सर, जम्मू एंड कश्मीर उनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, इसका खुद का इलेक्शन अपना अलग से होता है। जम्मू कश्मीर का भी अपना इलेक्शन अलग से होता है। और साथ में सर पौंडीचेरी, इनका भी सर क्या है, खुद का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और उसका भी अपना अलग से इलेक्शन होता है। तो सर ये तीन देखो, इवन दो दे आर यूनियन टेरिटरीज, हम उनको यूनियन टेरिटरीज ही बोलते हैं एज पर जनरल नॉलेज, एज पर जीके ये यूनियन टेरिटरी, लेकिन एज पर जीएसटी दे आर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। इसीलिए सर जब तुम दिल्ली में जाओगे तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है, वहां पर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा, इसलिए सीजीएसटी नहीं। अगर यूटी तो होता तो यूटीजीएसटी होता। समझ में आया? तो इसलिए दिल्ली में भी सेम, जम्मू में भी सेम, पौंडीचेरी में भी सेम। तो सर टोटल स्टेट्स कितना हुआ, 28 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 31। तो सर इसीलिए यहाँ भी 31 हो गया। अब कितना अब वो कितना सर, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 33, 31 प्लस 1 प्लस 1 33। तो सर 33 मेंबर्स है हमारे जीएसटी काउंसिल में। क्लियर है? और काउंसिल बनाया किसने सर, प्रेसिडेंट। 33 मेंबर्स का बाइफर्केशन कैसा है सर, एक है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, और एक है स्टेट मिनिस्टर्स, 31 स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है सर। काउंसिल में क्या होना चाहिए, कोरम, मतलब कहने का मतलब आज अगर कोई भी काउंसिल, अगर काउंसिल को क्या करना है, मीटिंग, अगर मीटिंग स्टार्ट करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट, जैसे कंपनी लॉ में पढ़ते हैं वैसे यहाँ भी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 1/2, मतलब 33 का 1/2 कितना होगा सर, 33 का 1/2 कितना होगा, 16.5 मतलब 17। तो 17 मेंबर्स नीड्स टू बी प्रेजेंट, 17 मेंबर्स, ठीक है, 1/2। अगर सर काउंसिल में तुम डिसीजन लोगे तो काउंसिल का डिसीजन लेने के लिए तुम्हें कितना मेजोरिटी चाहिए, 3/4 चाहिए ऑफ द वेटेड वोट्स। याद रखना 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। और वेटेज क्या है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 का वेटेज है, स्टेट गवर्नमेंट को 2/3 का वेटेज है। इसका कैलकुलेशन तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है तो मैं समझा नहीं रहा हूँ, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है सर, कोरम चाहिए तुम्हें 50% मतलब 1/2, और अगर डिसीजन लेना है तो 75% ऑफ टोटल वेटेड वोट्स, 75% ऑफ वेटेड वोट्स, ठीक है, याद रखना 75% ऑफ वेटेड वोट्स। तो कोरम के लिए 50%, डिसीजन के लिए 75% ऑफ वेटेड वोट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को वेटेज है 1/3 का, स्टेट गवर्नमेंट को वेटेज है 2/3 का। जीएसटी काउंसिल क्या क्या रिकमेंड किया है सर, जो कौन कौन सा टैक्सेस सब्ज्यूम में जो हमने लिस्ट पढ़ा, ये काउंसिल रिकमेंड किया। सर कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जो हम आगे पढ़े एग्जेम्पशन, वो भी किसने रिकमेंडेशन किया था, काउंसिल ने। सर जीएसटी जो आईजीएसटी है उसका 50-50 होता है, तो 50-50 किसने डिसाइड किया था, किसने डिसाइड किया, काउंसिल ने। प्लेस ऑफ सप्लाई आगे पढ़ेंगे, वो भी काउंसिल। सर कितना टर्नओवर तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, वो भी किसने डिसाइड किया, काउंसिल ने। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, जो आगे पढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर। सर रेट्स क्या क्या होगा, 0, 5, 12, 18, 28, वो है ना। सर कुछ स्पेशल रेट्स, जैसे मान लो गोल्ड के ऊपर 3% लगता है, या फिर कुछ ऐसे रेट्स जो नेचुरल कैलेमिटी के, मतलब कुछ स्पेशल रेट्स, जैसे मान लो कोविड के टाइम हमने कुछ रेट्स क्या किया था, चेंज किया था, तो स्पेशल रेट्स वो भी कौन रिकमेंड करता है, काउंसिल। तो सर काउंसिल क्या क्या रिकमेंड करता है, क्या क्या टैक्सेस सब्ज्यूम में, जो हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, जीएसटी अपोर्शन कैसे होगा, लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन का, रेट्स क्या है, स्पेशल रेट्स क्या है। उसके बाद सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी।
और कुछ अदर मैटर्स। तो सर काउंसिल तुम्हें बेसिकली ये सब रिकमेंड कर सकता है। याद तो बहुत सिंपल है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्या क्या टैक्सेस सब्ज्यूम होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या होगा, स्पेशल रेट क्या होगा, नॉर्मल रेट्स क्या होगा, अपोर्शनमेंट कैसे होगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्या क्या प्रोविजन हो सकता है, वो सब ठीक है। और लास्ट में सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है सर, मीटिंग वो कभी भी उस मीटिंग को तुम इनवैलिड नहीं बोल सकते। मतलब उस मीटिंग के अंदर जो तुमने डिसीजन लिया ना, डिसीजन दैट इज नेवर अ इनवैलिड। मतलब कहने का मतलब सिंपल है, जो भी डिसीजन तुम लोगे इट इज ऑलवेज अ वैलिड डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो प्रोसीडिंग्स शॉल बी इनवैलिड मियरली बाय रीजन ऑफ वैकेंसी और डिफेक्ट। हो सकता है काउंसिल में मान लो कोई मेंबर, मतलब मान लो काउंसिल में कोई वैकेंसी है, मतलब मान लो कोई स्टेट मिनिस्टर है जो मेंबर नहीं बना है, कोई स्टेट नहीं है मान लो काउंसिल का पार्ट नहीं है, अगर काउंसिल में कोई वैकेंसी है सर, तो भी जो भी काउंसिल डिसीजन लेगा वो क्या माना जाएगा, वैलिड। अगर कोई पर्सन है जिसका अपॉइंटमेंट में हमने डिफेक्ट कर दिया, मतलब उसका अपॉइंटमेंट हमने ठीक से नहीं किया, कुछ गलती हो गया, तो अगेन काउंसिल का डिसीजन वैलिड माना जाएगा। या फिर अगर मान लो हमने डिसीजन लेते वक्त कुछ इरेगुलरिटी किया, कुछ प्रोसेस में कुछ मिस्टेक हो गया, तो स्टिल डिसीजन क्या माना जाएगा, मतलब सिंपल है, काउंसिल जो भी डिसीजन लेगा वो वैलिड माना जाएगा, प्रोवाइडेड उनके पास कोरम होना चाहिए, कोरम 50% और 75%, दैट्स इट, डिसीजन विल वैलिड। तो इनवैलिड नहीं माना जाएगा मियरली ऑन रीजन ऑफ 3 थिंग्स। अगर वैकेंसी है तो भी चल जाएगा, डिफेक्ट है तो भी चल जाएगा, इरेगुलरिटी है तो भी चल जाएगा। वैकेंसी, डिफेक्ट, इरेगुलरिटी, वैकेंसी, डिफेक्ट, इरेगुलरिटी, ठीक है सर। वैकेंसी है तो भी चल जाएगा, डिफेक्ट है तो भी चल जाएगा, इरेगुलरिटी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिसीजन वैलिड माना जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए डिसीजन वैलिड माना जाएगा। बस मेक श्योर करना कोरम 50 हो और डिसीजन के लिए 75% का वेटेज, क्लियर। अब सर काउंसिल भी हमने खत्म कर दिया। सेट ऑफ, अब देखो सेट ऑफ ऑलरेडी हम रेगुलर बैच में पढ़ते हैं, तो यहाँ सेट ऑफ का सर मतलब रीजन समझाने का तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सेट ऑफ कैसे क्या होता है वो एक बार हम समझ लेते हैं। मैंने सर बार बार जब रेगुलर क्लास में पढ़ाया तो मैंने बोला सबसे पहले तुम आईजीएसटी का क्रेडिट उठाना, चुपचाप आईजीएसटी का क्रेडिट उठाना, उसको सबसे पहले क्या करना सर, आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करना, जो बच गया उसको तुम क्या कर सकते हो सर, सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो एनी मैनर, ठीक है। उसके बाद सर सीजीएसटी का क्रेडिट उठाना, और उसको भी तुम क्या कर सकते हो सर, उसको भी तुम क्या कर सकते हो, सीजीएसटी क्रेडिट सब। अब देखो आईजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले सर आईजीएसटी से हम सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ इन एनी मैनर 50-50 भी कर सकते हो, 100-0 जैसे है। और सीजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले किसके साथ होगा सर, सीजीएसटी के साथ होगा, उसके बाद जो बच गया वो किसके साथ होगा, आईजीएसटी के साथ। सर एसजीएसटी का क्रेडिट ये भी सर सबसे पहले किसके साथ सेटअप होगा, सबसे पहले होगा एसजीएसटी के साथ, और जो बच गया वो किसके साथ होगा, आईजीएसटी के साथ। सर क्या अच्छा सर एसजीएसटी का जो क्रेडिट है क्या वो सीजीएसटी के साथ सेटअप हो सकता है क्या, सीजीएसटी लाइबिलिटी के साथ ना। सर क्या सीजीएसटी का जो क्रेडिट है क्या वो एसजीएसटी के लाइबिलिटी के साथ सेटअप हो सकता है, आंसर इज ना, ये भी नहीं हो सकता सर। मतलब कहने का मतलब ये है सर, कहने का मतलब ये है सीजीएसटी लाइबिलिटी को तुम एसजीएसटी क्रेडिट से माइनस नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। या फिर इसका वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल नहीं। तो सर पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो आईजीएसटी का लाइबिलिटी, सीजीएसटी का लाइबिलिटी और एसजीएसटी का लाइबिलिटी, जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, उसमें से माइनस करोगे, तो सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट सेट ऑफ करोगे इसके साथ, फिर इसके साथ या इसके साथ इन एनी मैनर, ठीक है। फिर सीजीएसटी का क्रेडिट लेना, सीजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले इसके साथ करना, फिर इसके साथ करना, और इसके साथ नहीं। फिर आते हैं एसजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले एसजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी के साथ, सीजीएसटी के साथ नहीं। यही चीज सर मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये देखो फर्स्ट आईजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी, फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी इन एनी मैनर, सेकंड सीजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले फर्स्ट अगेंस्ट सीजीएसटी, फिर आईजीएसटी, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के साथ नहीं होगा, और एसजीएसटी का क्रेडिट सर सीजीएसटी के साथ नहीं होगा, फर्स्ट एसजीएसटी के साथ और सेकंड आईजीएसटी के साथ। ये हो गया सर हमारा सेट ऑफ का रूल, क्लियर है। तो सर हमने क्या कर लिया सर, हमने अपना यूनिट नंबर 1 को सर हमने क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है,
सर यूनिट 1 खत्म? सर क्या बोल रहे हो सर? सर एक बार थोड़ा फिर से दिखा दीजिए ना। हाँ बच्चों, यूनिट 1 हो गया हमारा खत्म। ठीक है सर, यूनिट 1 का क्वेश्चंस, तो यूनिट 1 का सर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक में है। अब सर क्या ये क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे? देखो यूनिट 1 के क्वेश्चन तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यूनिट 1 में सर कुछ स्टेट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ स्टेट क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा मैक्स टू मैक्स चैप्टर 1 से, अगर आएगा तो एक आएगा, और वो एक क्वेश्चन भी क्या आ सकता है सर मैं बता देता हूँ। पहला डेफिशिएंसी के ऊपर आ सकता है, सेकंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी के ऊपर आ सकता है सर, डेफिशिएंसी कंसेप्ट। उसके बाद थर्ड, कौन कौन सा टैक्सेस सब्ज्यूम हुआ है, कौन कौन सा प्रोडक्ट जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। उसके बाद फिफ्थ, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या क्या हो सकता है। उसके बाद सर हाँ, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 246 ए, ये दोनों के ऊपर आ सकता है सर, दोनों के ऊपर। ठीक है, बेनिफिट्स के बाद ये दोनों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों आया और 246 ए क्या कहता है, ये दोनों के ऊपर आ सकता है। उसके बाद सर स्टेट अवे, उसके बाद स्टेट अवे सिर्फ एक बचता है काउंसिल। काउंसिल पढ़ के जाना, काउंसिल के ऊपर आने का चांसेस रहता है। ठीक है, काउंसिल के ऊपर, क्योंकि काउंसिल के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है कि मेंबरशिप क्या है, रिकमेंडेशंस क्या क्या है, उनका डिसीजन को कब कब इनवैलिड नहीं मानेंगे, है ना, तो वो सब चीज आ सकता है सर। तो एक बार सर हमें क्या करना है, एक बार तुम एक बार आज अपने, एक बार क्लास खत्म हो जाए उसके बाद घर पे बैठना और उसको रिवाइज कर लेना। नोट्स वगैरह मैं अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। एक हफ्ते विद इन 3 to 4 डेज सर बुक रेडी हो जाएगा, एंड बुक पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन में, या जहां भी तुम देख रहे हो सर मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा बुक तुमको मिल जाएगा अलॉन्ग विद क्वेश्चन बैंक और बुक दोनों मिल जाएगा ई फॉर्मेट में। और मैंने बोला था कलरफुल नोट्स है सर, तो ये ऑलरेडी कलरफुल नोट्स है, तो एक बार तुम इसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब सर अब हम क्या करेंगे सर, अब हम सर आज तो सर हम कुछ नहीं करेंगे सर, आज हमें सर आप थोड़ा सा बख्श दीजिए, है ना, आज रहने दीजिए सर। तो आज तो आप मत कीजिए, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना, क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा क्या है, सप्लाई है। सप्लाई के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो और एक क्लास थी सर, जिन्होंने फास्ट ट्रैक बैच नहीं लिया उनके पास अभी भी टाइम है, अभी भी मेरे कुछ फ्री लेक्चर्स आएंगे, देख लेना। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यू कैन डेफिनेटली टेक द क्लासेस। ठीक है सर, क्लासेस कहाँ अवेलेबल रहेंगे, वेबसाइट में अवेलेबल है। ठीक है, और मैं तुमको कहाँ मिल जाऊंगा सर, टेलीग्राम में भी हूँ, इंस्टाग्राम में भी हूँ और यूट्यूब वगैरह में भी हूँ। ठीक है, तो सर आज के लिए इतना ही।